हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम प्रेजेंट हो चुके हैं यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर फार्माकोलॉजी एमसीक्यू सीरीज़ का जो हमारा दूसरा वीडियो है उसको लेकर। और आज का टॉपिक हमारा है फार्माकोकाइनेटिक्स, सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन और एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हमारे फार्माकोलॉजी की जो के डी त्रिपाठी की बुक है उसका चैप्टर नंबर 2 है। और उसको हमने उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको एमसीक्यू के फॉर्मेट में देखेंगे और एक्सप्लेनेशन से जो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन का, एब्जॉर्प्शन का और डिस्ट्रीब्यूशन का, उन सारे कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो मेरा टारगेट ये है कि यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर के जो भी टॉपिक वाइज क्वेश्चन जो पीवाईक्यू पूछे गए हैं उन सब को डिस्कस करना, और के डी त्रिपाठी की जो बुक है उसके चैप्टर वाइज एक एक टॉपिक से हम लोग क्वेश्चंस करते हुए चलेंगे और क्वेश्चंस को करते हुए उसके एक्सप्लेनेशन से हम उस टॉपिक के कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो ये हमारा सिलसिला रहेगा। तो उसी सीरीज़ में आज हम दूसरी वीडियो लेकर आए हैं। आपको पता है कि पहली वीडियो हमने बनाई थी, उस वीडियो में हमने बात की थी कि ड्रग क्या होती है, फार्माकोलॉजी क्या होती है, उसके क्या क्या ब्रांचेस है, डोजेस फॉर्म क्या होती है, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशंस क्या होते हैं, ड्रग के कितने सोर्सेस हैं। तो जो बेसिक हमारा था उससे हमने क्वेश्चंस किए थे और उसको हमने डिस्कस किया था, जो कि वो हमारा पार्ट 1 वीडियो था। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें जो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से जो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं यूपीएससी डी एग्ज़ाम में या किसी भी डीआई एग्ज़ाम में, वो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक हमारा है फार्माकोकाइनेटिक्स में सेल मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, एब्जॉर्प्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। इसमें पहले क्वेश्चन हम लोग लेंगे सब टॉपिक 1 से, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन एंड टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन होता क्या है और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो उसको समझने के लिए एक बार हम समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं। तो आपको पता है कि ये जो सेल है, सेल के चारों तरफ जो एक मेम्ब्रेन है, कवरिंग है, उसी को हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन या बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन। और कोई किसी भी ड्रग को जब आप ओरली इस तरीके से ले रहे हो, ड्रग हमारा ओरल कैविटी में गया, ओसोफेगस में जाने के बाद हमारे स्टोमक या इंटेस्टाइन में जाता है, और स्टोमक या इंटेस्टाइन से ड्रग हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में जाना होता है। तो ड्रग को सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचना है, तो इन ऑर्डर टू रीच इन सिस्टमिक सर्कुलेशन फ्रॉम द साइट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रग को इस सेल मेम्ब्रेन को इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके यहाँ से यहाँ जाना पड़ेगा। मतलब कि ड्रग के एब्जॉर्प्शन के लिए ड्रग के सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ड्रग को पहुँचना है। तो सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को हम लोग एक बार देख लेते हैं कि सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो जब इसको आप जूम आउट करेंगे तो सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो लिपिड बाई लेयर स्ट्रक्चर होता है। इस तरीके से लिपिड्स के 2 लेयर से जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है वो बना होता है, लिपिड के 2 लेयर से। और लिपिड के ये हमारा लिपिड का एक लेयर हो गया, लिपिड का दूसरा लेयर हो गया, इसलिए हम लोग लिपिड बाई लेयर बोलते हैं इसको। और सेल मेम्ब्रेन के बीच बीच में कहीं कहीं पे इस तरीके से कोलेस्ट्रॉल एम्बेडेड होते हैं, कहीं कहीं पे सेल मेम्ब्रेन के बीच में आर पार इस तरीके से प्रोटीन एम्बेडेड होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन के एक क्रॉस जाते हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन भी बोलते हैं। कहीं कहीं पे सरफेस पे प्रोटीन होता है, कहीं कहीं पे जो सरफेस पे जो प्रोटीन है उसके साथ कार्बोहाइड्रेट भी इस तरीके से अटैच्ड होते हैं। तो ये सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर है। मतलब हमको मेन यहाँ पे ये देखना है कि ये जो लिपिड के एक लेयर है और लिपिड का यहाँ पे एक लेयर है, लिपिड का दूसरा लेयर है। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए लिपिड को क्रॉस करना पड़ेगा, ये हम बोल सकते हैं। मतलब कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए किसी भी ड्रग का लिपिड सॉल्युबल होना ज़रूरी होगा। अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो वो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके आर पार जा सकते हैं। तो यहाँ से हमको एक चीज़ ये तो पता चली कि जो सेल मेम्ब्रेन है वो लिपिड बाई लेयर होता है और किसी ड्रग को क्रॉस करने के लिए लिपिड सॉल्युबल होना ज़रूरी होगा। मतलब और जो वाटर सॉल्युबल ड्रग होंगे वो इजीली इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएंगे। ओके, ये तो हमको चीज़ पता चल गई। दूसरा, मान लो कि ये सेल मेम्ब्रेन है, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए जो ड्रग है वो किस तरीके से क्रॉस करती है, ये हमारा सेल मेम्ब्रेन है। तो एक ऐसा मेथड होता है कि नॉर्मली कोई ड्रग अगर मान लो इस एक तरफ हायर कंसंट्रेशन में है, एक तरफ मान लो हायर कंसंट्रेशन में है, एक तरफ ड्रग मान लो लोअर कंसंट्रेशन में है, तो ईजिली
अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट विदाउट एनी एनर्जी, विदाउट एनी ट्रांसपोर्टर सपोर्ट, मतलब किसी ट्रांसपोर्टर की ज़रूरत नहीं है, कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग हायर कंसंट्रेशन से ड्रग हमारा लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा है सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके, तो इस टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं पैसिव डिफ्यूज़न। पैसिव डिफ्यूज़न में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा सिस्टम होता है ट्रांसपोर्ट का कि हायर कंसंट्रेशन से ड्रग हमारे लोअर कंसंट्रेशन की तरफ पहुंचते तो हैं, लेकिन वो सीधा सेल मेम्ब्रेन के अंदर डिज़ोल्व होकर नहीं जा सकते हैं। तो यहाँ पे कुछ कैरियर होते हैं जो एक तरफ से सब्सटेंस को दूसरी तरफ पहुँचा रहे हैं अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। यहाँ भी कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट ही हो रहा है, लेकिन यहाँ पे एक हमको कैरियर चाहिए, एक ट्रांसपोर्टर चाहिए एक तरफ से दूसरी तरफ पहुँचाने के लिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये भी कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट है और इसमें भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, लेकिन कैरियर का रिक्वायरमेंट होता है। फैसिलिटेटेड में कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट भी होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन कैरियर है। ओके, एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है कि सेल मेम्ब्रेन में के अगेंस्ट लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ कोई ड्रग जाएगा। ओके, और यहाँ पे कुछ कैरियर इसको हेल्प करेंगे ट्रांसपोर्ट सिस्टम में। मान लो यहाँ पे कोई कैरियर है जो ड्रग को इधर से इधर ले जा रहा है, लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, और ये यूज़ करेगा किसी एनर्जी को एटीपी के फॉर्म में। तो क्योंकि यहाँ पे एनर्जी को यूज़ कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव डिफ्यूज़न या एक्टिव ट्रांसपोर्ट। क्लियर है, मतलब यहाँ पे कैरियर भी है और वो एनर्जी रिक्वायर्ड है और लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, तो इसको हमने बोला एक्टिव डिफ्यूज़न। एक ऐसा डिफ्यूज़न होगा, मतलब एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा कि मान लो कि ड्रग मान लो कि वाटर सॉल्युबल है, हाईली वाटर सॉल्युबल है, तो वो इस सेल मेम्ब्रेन में डिज़ोल्व होके पास नहीं कर सकते हैं। तो कुछ ऐसे यहाँ पे पोर्स होते हैं और ड्रग जो हमारा है उस पोर्स के थ्रू ऐसे क्रॉस करके इस पार से इस पार जा सकते हैं, और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। मतलब फिल्ट्रेशन में वाटर सॉल्युबल ड्रग पोर्स के थ्रू एक पार्ट से दूसरी पार्ट जाते हैं, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, और इस टाइप के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। आई थिंक इट इज़ क्लियर। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है कि मान लो ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है, मतलब सेल है, और कुछ मॉलिक्यूल्स कोई ड्रग मान लो बहुत बड़े साइज़ के हैं, ठीक है, या कोई लिक्विड है जो बहुत बड़े साइज़ के हैं, जो इसको क्रॉस नहीं कर सकते हैं या फिल्ट्रेशन के माध्यम से या किसी ट्रांसपोर्ट सिस्टम के माध्यम से नहीं जा सकते हैं। तो सेल क्या करती है, इस पार्टिकल को इनगल्फ कर लेती है। ये पार्टिकल इसको इनगल्फ कर लिया, तो इसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। मतलब कि जो सेल है उसको किसी पार्टिकल को, किसी ड्रग को इनगल्फ करके उसको अपने अंदर ले लिया, मतलब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करवा दिया, इसको हम लोग बोलते हैं एंडोसाइटोसिस। ठीक है, तो इस टाइप के अलग अलग टाइप के हमको ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने को मिलते हैं। तो अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चंस क्या क्या हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, द करेंटली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन इज। मतलब कि जो बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन है, इसको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने, इसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग समय पे अलग अलग मॉडल दिया कि सेल मेम्ब्रेन ऐसा होता है, सेल मेम्ब्रेन वैसा होता है। तो उसमें से जो मोस्ट एक्सेप्टेड है और अभी जो चल रहा है वो कौन सा मॉडल है, ये क्वेश्चन है। तो फर्स्ट ऑप्शन है यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल, सेकंड है फ्लूइड मोजाइक मॉडल जो सिंगर और निकोलसन ने दिया था, तीसरा है सैंडविच मॉडल और चौथा है डैनियली डेवसन मॉडल। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो 1972 में सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। तो यहाँ पे हम लोग बायोलॉजिकल सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को रिवाइज करेंगे, अभी हमने देखा भी है, और इसको एक बार इसके एक्सप्लेनेशन को थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो इसको दिया था किसने, फ्लूइड मोजाइक मॉडल सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था। और यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को थोड़ा समझ लेते हैं कि अभी हमने देखा कि सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है लिपिड बाइलेयर होता है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, लिपिड दोनों तरफ से लिपिड बाइलेयर है। यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स हैं जो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, जिसको हम लोग इंटीग्रल प्रोटीन बोलते हैं। कहीं कहीं पे सरफेस पे प्रोटीन है जिसको हम लोग पेरिफेरल प्रोटीन बोलते हैं। और कहीं कहीं पे हमारे जो लिपिड हैं, लिपिड बाइलेयर हैं, उसमें कहीं कहीं पे कार्बोहाइड्रेट अटैच्ड है। बीच बीच में कोलेस्ट्रॉल इस तरीके से एम्बेडेड है, और ये कोलेस्ट्रॉल जो है वो इस लिपिड बाइलेयर को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि लिपिड बाइलेयर है वो फ्लेक्सिबल होता है।
फ्लेक्सिबल होता है तो इसमें जो एम्बेडेड जो कोलेस्ट्रॉल आप देख रहे हैं यहाँ पे जो कोलेस्ट्रॉल है, जो प्रोटीन है वो पैरेलल एक साइड से दूसरे साइड में लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। मतलब कि जैसे मान लो प्रोटीन यहाँ पे है तो ये मूव करके प्रोटीन यहाँ पे आ जाएगा या फिर इधर आ सकता है, या जो कोलेस्ट्रॉल यहाँ पे है तो ये मूव करके कोलेस्ट्रॉल यहाँ आ सकता है या आ सकता है। मतलब कि ये जो है फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर है, तो इसमें जो भी कंपोनेंट है वो लेटरल मूवमेंट कर सकता है, साइड बाय साइड मूव कर सकता है। तो इसी मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल, क्योंकि ये एक फ्लूइड टाइप का स्ट्रक्चर है और इसमें जो भी आप देख रहे हैं कंपोनेंट वो लेटरल मूवमेंट कर सकता है, इसलिए इस मॉडल का नाम है फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल। ठीक है, तो इसको किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने दिया था 1972 में। ये इसमें फ्लूइडिटी होता है, इसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो लेटरल मूवमेंट कर सकते हैं। सेल मेम्ब्रेन का कंपोजिशन क्या है? अभी हमने बताया कि लिपिड बाइलेयर होता है, उसमें कोलेस्ट्रॉल होते हैं जो स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, इंटीग्रल एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स होते हैं, कुछ उसमें चैनल्स होते हैं, रिसेप्टर्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, सरफेस पे कुछ कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं। तो इस तरीके से जो हमारा सेल मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है और उसका जो मॉडल है वो हमने अभी देखा। तो कैसे हमने एमसीक्यू के फॉर्मेट में एक्सप्लेनेशन के थ्रू पूरा सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर, उसका जो मॉडल है वो हमने देख लिया अभी, और उसके क्रॉस कितने टाइप्स के ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो भी हमने देखा। तो यही हमारा तरीका रहेगा, क्वेश्चंस के थ्रू, एक्सप्लेनेशन के थ्रू उसके पीछे के कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। ठीक है, तो क्योंकि जो सेल मेम्ब्रेन है वो हमारा लिपिड बाइलेयर है, तो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए, क्योंकि ये लिपिड है, तो ड्रग का कैसा होना ज़रूरी है? लिपिड सॉल्युबल होना ज़रूरी है। तो ये बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 इज पैसिव डिफ्यूजन ऑफ ड्रग अकर्स अ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन अकर्स मेनली बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस इन, मतलब कि पैसिव डिफ्यूजन जो है अक्रॉस द बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन वो कैसे होता है? तो अभी हमने देखा था कि पैसिव डिफ्यूजन जो है ये सेल मेम्ब्रेन है, तो पैसिव डिफ्यूजन में हायर कंसंट्रेशन से जो ड्रग है वो लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर रहा था। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, मोलिकुलर साइज। तो ऑस्मोटिक प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से कोई लेना देना नहीं है, मोलिकुलर साइज से कोई लेना देना नहीं है। सिंपल डिफ्यूज़न या पैसिव डिफ्यूज़न में ड्रग जो है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है अकॉर्डिंग टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। के एक्सप्लेनेशन को देखिए, पैसिव डिफ्यूज़न में ड्रग हमारा हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है और ये फिक्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है। एक लॉ होता है फिक्स लॉ, उसमें जो कोई भी सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स लॉ। तो पैसिव डिफ्यूजन किसको फॉलो करता है? फिक्स लॉ को फॉलो करता है, आपको ध्यान में रखना है। और हमने देखा कि पैसिव डिफ्यूजन में कोई कैरियर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई सैचुरेबिलिटी नहीं होता है, कोई कंपटीशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसके फीचर है, आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ सिंपल डिफ्यूजन। तो सिंपल डिफ्यूजन को आपने देख लिया कि सिंपल डिफ्यूजन के फीचर क्या क्या है। तो पहला फीचर तो है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं, कैरियर की ज़रूरत नहीं है, एनर्जी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कोई भी कंपटीशन की बात है ही नहीं, जितना ज़्यादा इधर कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें से कौन सा फीचर नहीं है उसको देखना है। तो नो सैचुरेबिलिटी बिल्कुल सही है, कोई सैचुरेशन है ही नहीं, जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन रहेगा उतना ज़्यादा मूवमेंट होगा, तो ये स्टेटमेंट सही है। अकर्स डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ये स्टेटमेंट सही है। शोज कम्पिटिटिव इनहिबिशन बाय सैचुरेबल एनालॉग, डज नॉट रिक्वायर एनर्जी, तो ये स्टेटमेंट सही है। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे कैरियर का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। मान लो कि यहाँ पे कोई कैरियर है ही नहीं, और कैरियर जब रहेगा तभी तो यहाँ पे कोई दूसरा सब्सटेंस आके इस कैरियर को ऑक्युपाई कर लेगा, ताकि जो अदर सब्सटेंस है उसको आर पार जाने के लिए कैरियर ही नहीं मिलेगा, मतलब कि यहाँ पे कंपटीशन होगा। तो यहाँ पे कैरियर है ही नहीं, तो यहाँ पे स्ट्रक्चरल एनालॉग से कंपटीशन का कोई मामला ही नहीं है, मतलब कि ये वाला ऑप्शन जो हो गया वो हमारा रॉन्ग होगा। ठीक है, और अभी आपने क्या देखा कि कम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या मतलब है कि जो कैरियर होते हैं उसके जैसा या उस पर कोई दूसरा जो सब्सटेंस है वो आके बाइंड कर जाता है, वो डिफ्यूज़न नहीं होने देता है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने देता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कम्पिटिटिव इनहिबिशन। पैसिव डिफ्यूज़न में आपको अभी हमने बताया कि कोई कैरियर का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, कोई सैचुरेशन नहीं होता है, नो कंपटीशन, नो एनर्जी, मतलब इसका रिक्वायरमेंट है ही नहीं। तो ये सारे फीचर्स हैं पैसिव डिफ्यूज़न के। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 इज filtration as a mechanism of drug transport across cell membrane primarily occurs through। फिल्ट्रेशन कैसे होता है ये आपको बताना है। तो अभी हमने थोड़ा देर पहले ही बात की है कि फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि कोई ऐसे वाटर सॉल्युबल ड्रग
जो ईजिली हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाते हैं, तो वो सेल मेम्ब्रेन में छोटे छोटे पतले पतले पोर्स होते हैं, और पोर्स के थ्रू ये जो ड्रग है ईजिली क्रॉस करके इस पार्ट से दूसरे पार्ट चला जाएगा, और ये ड्रग कैसा होगा, वाटर सॉल्युबल। तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं फिल्ट्रेशन के रिगार्डिंग, इसमें से क्या है, तो लिपिड बायलेयर डायरेक्टली, तो लिपिड बायलेयर के डायरेक्टली ऐसा नहीं होता है, वो तो सिंपल डिफ्यूज़न है। स्पेसिफिक कैरियर प्रोटीन, तो इसमें किसी कैरियर का रिक्वायरमेंट नहीं है। कोटेड पिट्स बाय रिसेप्टर बाइंडिंग, तो कोई रिसेप्टर की ज़रूरत नहीं है। एक्वस पोर्स पैरेलल चैनल इन द मेम्ब्रेन, कि ये एक्वस पोर होते हैं, वाटर सॉल्युबल जो ड्रग है उसके लिए एक पोर होता है, छिद्र होता है, जिसके थ्रू ड्रग हमारा आर पार जा सकता है, और इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा फिगर के माध्यम से देखते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि पैसिव डिफ्यूजन में ड्रग हमारा हायर कंसंट्रेशन में है, सेल मेम्ब्रेन के एक्रॉस, मतलब कंसंट्रेशन के अगेंस्ट कंसंट्रेशन के ग्रेडियंट ये सेल मेम्ब्रेन में डिसॉल्व होकर क्रॉस कर रहा है, डेट इज़ पैसिव डिफ्यूजन। और यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे पोर है, पोर में जो वाटर सॉल्युबल ड्रग है वो पोर के थ्रू क्रॉस कर रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब क्या है कि वाटर सॉल्युबल ड्रग जो है वो एक्वस पोर्स के थ्रू पार करके जा रहे हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फिल्ट्रेशन। ठीक है, इसमें भी जो मोस्टली जो 100 से 200 डाल्टन ड्रग है वही हमारे पार कर सकते हैं, और जो ज़्यादा साइज़ के जो ड्रग हैं वो पार नहीं कर पाएंगे। ओके, तो ये हमारे फिल्ट्रेशन का फीचर है, उसको आप लोग देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, ऑल द फॉलोइंग आर फीचर्स ऑफ कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट एक्सेप्ट। कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के फीचर क्या क्या होते हैं, तो आप देख सकते हो कि मान लो कि कहीं पे कोई कैरियर है जो किसी ड्रग को एक पार्ट से दूसरी तरफ पहुंचा रहा है, तो कैरियर का फीचर क्या होता है कि कैरियर जब तक खाली रहेगा तब तक ही वो किसी सब्सटेंस को क्रॉस करवा पाएगा, ट्रांसपोर्टेशन करवा पाएगा। अगर मान लो कि कैरियर बिजी है, कैरियर सेचुरेटेड हो गया, तो ये खाली ही नहीं है, तो एक्स्ट्रा जो सब्सटेंस यहाँ पे है वो वेटिंग में रहेगा, वो उसको क्रॉस करवा ही नहीं पाएगा, मतलब कि यहाँ पे सैचुरेशन हो सकता है। ठीक है, तो कुछ यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ते हैं और फिर आंसर देखने की कोशिश करते हैं। तो स्ट्रक्चरल स्पेसिफिसिटी, तो बिल्कुल सही है कि कैरियर रहेगा तो ही मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन हो पाएगा, तो ये बिल्कुल सही है। सैचुरेशन काइनेटिक्स एट हाई ड्रग कंसंट्रेशन, तो बिल्कुल सही है कि ड्रग अगर मान लो ज़्यादा अगर यहाँ पे कंसंट्रेशन में आ जाए तो सारे कैरियर फुलफिल हो जाएंगे। ठीक है, सारे कैरियर जो है बिजी हो जाएंगे, ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, तो वहाँ पे सैचुरेशन आ जाएगा, ये भी सही है। ससेसिबिलिटी टू द कंपेटिटिव इनहिबिशन, ये भी सही है कि कोई दूसरा सब्सटेंस इस सब्सटेंस की जगह पे कोई दूसरा सब्सटेंस आके बाइंड कर लेगा, तो इस सब्सटेंस को क्रॉस ही नहीं होने देगा, मतलब इसके साथ कंपटीशन करेगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ कंसंट्रेशन एट ऑल डोज, तो ऐसा कुछ नहीं है। ड्रग अगर हमारा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन में होगा, सारे कैरियर ऑक्यूपाइड हो जाएंगे, तो फिर कंसंट्रेशन ग्रेडियंट कोई काम कर रहेगा ही नहीं, मतलब कि ये वाला जो ऑप्शन है वो हमारा गलत हो जाएगा। ये सारे फीचर है कैरियर ट्रांसपोर्टर के ऑप्शन नंबर डी छोड़ के। ओके, तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। तो एक बार हम लोग यहाँ पे जो कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट है उसको एक बार देख लेते हैं, आप समझ जाइए। तो कैरियर मीडिएटेड जो ट्रांसपोर्ट है वो दो टाइप्स के होते हैं। एक कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट जो है, मतलब कि कैरियर किसी सब्सटेंस को एक साइड से दूसरी साइड भेज तो रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। अभी हमने बात की है। एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसमें कि लोअर कंसंट्रेशन से ड्रग हमारा हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है, और वहाँ पे भी हमारा कैरियर यूज़ होता है, और ये जो कैरियर है वो एटीपी को यूज़ करता है एज ए एनर्जी। ठीक है, एनर्जी को यूज़ करके जाता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम। ठीक है, ये हमने देखा। एक जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो ऐसा है कि मतलब कैरियर तो है, मतलब कि वो जो कैरियर है उसको आप ऐसे समझो कि लेट सपोज कि ये मान लो ये कोई कैरियर है, और ये कैरियर सब्सटेंस ए को लेके जाता है, मतलब एटीपी यूज़ करके, मतलब इसका प्राइमरी काम है सब्सटेंस ए को ढोना। लेकिन जब ये सब्सटेंस ए को ढोता है तो इसके सब्सटेंस बी जो है इसके साथ साथ बैठ के, इसके साथ चिपक के इसी के साथ चला जाता है। मतलब बी के लिए कोई स्पेशल एटीपी का खर्चा नहीं है, खर्चा हमारा ए के लिए था, लेकिन बी भी साथ में चला गया। मतलब ये इनडायरेक्ट रूप से एनर्जी का रिक्वायरमेंट यहाँ पे है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट तो है लेकिन इनडायरेक्ट रूप से। तो जहाँ पे डायरेक्टली एटीपी यूज़ हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और जहाँ पे इनडायरेक्टली तरीके से एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दोनों है,
मतलब एनर्जी दोनों में लग रहा है, लेकिन एक में डायरेक्टली एटीपी खर्च हो रहा है और एक में दूसरे का एनर्जी यूज़ करके ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। तो कैरियर मीडिएटेड जो ट्रांसपोर्ट है दो टाइप का है, एक तो फैसिलिटेटेड और एक्टिव। फैसिलिटेटेड में एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक्टिव में एनर्जी का रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो सैचुरेशन काइनेटिक, मतलब सैचुरेशन हो सकता है कि जब भी मान लो कि जो कैरियर है वो अगर फुल मतलब पूरा तरीके से ऑक्यूपाइड हो गया, पूरी तरीके से फिल हो गया, तो वहाँ पे सैचुरेशन आ सकता है, ठीक है। और जो कैरियर है वो ऑक्यूपाइड भी हो सकता है, तो एक तरीके से हमको प्लेटू मिल जाएगा, वहाँ पे कर्व जो है वो हमारा प्लेटू टाइप का कर्व मिल जाएगा। तो ये हमारे कैरियर मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट के फीचर्स हैं, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक बार उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिफर्स फ्रॉम एक्टिव ट्रांसपोर्ट इन दैट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है। मतलब बोल रहा है कि एक्टिव जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन है एक्टिव ट्रांसपोर्ट से कैसे अलग है। तो अभी हमने बात की थी कि कैरियर तो दोनों में चाहिए, लेकिन एक जो है बिना एनर्जी का काम कर रहा है और एक को चाहिए एनर्जी। तो जिसको एनर्जी चाहिए वो हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, जिसमें कैरियर तो है लेकिन एनर्जी नहीं चाहिए, तो इसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेटेड। तो यही तो डिफरेंस है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, रिक्वायर एटीपी एंड मूव अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, डज नॉट रिक्वायर एटीपी एंड मूव डाउन द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, इट डज नॉट कैरियर मीडिएटेड, शो नो सैचुरेशन काइनेटिक्स। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा हो जाएगा बी, क्योंकि जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न है उसमें एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है, ठीक है, और ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मूव करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूज़न क्या होता है, तो इसमें कैरियर मीडिएटेड होता है लेकिन एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है और कंसंट्रेशन हाई से लो की तरफ ड्रग मूव करते हैं। जैसे इसका अच्छा एग्जांपल है ग्लूट ट्रांसपोर्ट, जिसमें जो हमारे ग्लूकोज हैं उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्ट का क्या मतलब है कि कैरियर मीडिएटेड है, साथ साथ में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन मगर अगेंस्ट द ग्रेडियंट मूव करता है। और यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंटली एटीपी का रिक्वायरमेंट होता है, एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है, उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन का क्या मैकेनिज्म है आपने समझ लिया। क्वेश्चन नंबर 7 इज levodopa is well absorbed from the small intestine mainly by which transport mechanism। कि levodopa जो है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन से किस तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं। तो ऑप्शन है सिंपल पैसिव डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, एक्टिव ट्रांसपोर्ट वाया द एरोमेटिक एमिनो एसिड कैरियर, पिनोसाइटोसिस। तो इसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है हमारे लीवोडोपा में वो हमारे होते हैं एरोमेटिक एमिनो कैरियर ट्रांसपोर्ट से। मतलब कि ये जो ड्रग है वो डायरेक्टली किसी दूसरे मैकेनिज्म से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते हैं। तो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ कैरियर होते हैं जिस कैरियर का नाम है एमिनो एसिड कैरियर, ठीक है, प्रोटीन कैरियर। और ये जो लीवोडोपा है इस कैरियर के थ्रू सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ब्लड में पहुंचता है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओके। तो लीवोडोपा क्या होता है, तो लार्ज मोलिकुलर साइज़ है, आयोनाइज्ड मोलिकुलर साइज़ है, तो ये इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो सेल मेम्ब्रेन को नहीं कर पाएगा तो इसके लिए स्पेशल ट्रांसपोर्ट होता है एमिनो एसिड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, और ये इजीली ड्रग को एक तरफ से दूसरी तरफ ट्रांसपोर्ट करके भेज देते हैं, ठीक है। तो लीवोडोपा इस तरीके से ट्रांसपोर्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 8 इज एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12 इन द टर्मिनल एलियम अकर्स बाई। तो सेम उसी मेथड से, ठीक है, कि ये बिना विटामिन B12 का जो मॉलिक्यूलर साइज़ है बहुत बड़ा है, वो इजीली हमारे सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाएगा। तो जो विटामिन जो B12 है इसको सेल मेम्ब्रेन अपने अंदर इनगल्फ करके ट्रांसपोर्ट कर लेती है, अपने अंदर पहुंचा लेती है, इनगल्फ करके अपने अंदर भेज लेती है। तो मतलब कि यहाँ पे एंडोसाइटोसिस हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, सिंपल डिफ्यूजन, फिल्ट्रेशन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। तो यहाँ पे एंडोसाइटोसिस के थ्रू जो विटामिन B12 है उसका ट्रांसपोर्टेशन होता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन विल बी रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस, ओके। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप लोग एक बार पढ़िएगा PDF के थ्रू। PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। लिंक हम इसके PDF में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये जो सीरीज़ है इसको आप लोग बिल्कुल देखिएगा, बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हर टॉपिक से हम लोग ला रहे हैं ताकि आपके सारे टॉपिक क्वेश्चंस के थ्रू क्लियर हों। और कहीं से भी आपका क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन छूटेगा नहीं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं उसकी गारंटी मेरी है। और आप
जो भी सीरीज़ है ऑप्शन, जो पहला जो वीडियो ऑलरेडी बन चुकी है उसको देखिएगा, फिर ये दूसरी वीडियो है उसको देखिएगा, ऐसे करके लगातार वीडियो देखते जाइएगा और KDT को फॉलो करिएगा। KDT से ही हमारे सारे क्वेश्चंस रहेंगे और इम्पोर्टेंटली जो PYQ रहेंगे स्पेशल टॉपिक से, जैसे हम लोग टॉपिक अभी डिस्कस कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट सिस्टम, तो जो भी PYQ पूछे गए हैं हमने उसको भी यहाँ पर इंक्लूड किया है, तो आपका क्वेश्चन कहीं से छूट नहीं रहा है, ठीक है। तो इसको आप लोग बिल्कुल भरोसे से देख सकते हैं। जो भी आपके फ्रेंड्स जो तैयारी कर रहे हैं, जो मतलब कि ड्रग इंस्पेक्टर के लिए देख रहे हैं, तो उनको ये बिल्कुल शेयर कीजिए, उनको भी बोलिए कि ये चैनल फॉलो कर लेने के लिए और लगातार से वीडियो देखने के लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 9, पी ग्लाइकोप्रोटीन एंड ATP डिपेंडेंट इफ्लक्स ट्रांसपोर्ट प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन। तो इसका क्या मतलब है कि हमारे ब्रेन वाले एरिया में या प्लेसेंटल एरिया में या किडनी वाले एरिया में समटाइम्स कुछ ऐसे ट्रांसपोर्टर होते हैं। मान लो ब्रेन वाले एरिया में ये ट्रांसपोर्टर है यहाँ पे इस तरीके से, और प्लेसेंटल एरिया में, प्लेसेंटा वाले एरिया में या किडनी वाले एरिया में ये ट्रांसपोर्टर होते हैं कि मान लो कुछ अनवांटेड ड्रग यहाँ पे पहुँच गया हमारे ब्रेन वाले एरिया में या प्लेसेंटा में या किडनी में, तो ये जो ट्रांसपोर्टर है वो उसको तुरंत बाहर फेंक देता है, तुरंत बाहर फेंक देता है, तुरंत बाहर फेंक देता है, मतलब सेल से बाहर फेंकने का काम करता है। अगर कोई हार्मफुल सब्सटेंस कुछ भी इस तरीके का पहुँच जाता है तो मतलब कहने का ये हुआ कि किसी पर्टिकुलर एरिया में ड्रग के एक्युमुलेशन को या फिर बोल सकते हैं वायबिलिटी को कम करने की कोशिश करता है कौन सा, पी ग्लाइकोप्रोटीन जो ट्रांसपोर्टर होता है, ठीक है। और ये भी ATP डिपेंडेंट है, मतलब एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करके भेज देता है सेल के बाहर। पहले क्या हो रहा था कि कोई ट्रांसपोर्टर सर बाहर से अंदर भेज रहा था, ये अंदर से बाहर भेजेगा किसी ड्रग को, ताकि कोई ड्रग किसी पर्टिकुलर जगह पे ज़्यादा एक्यूमुलेट नहीं हो जाए, ड्रग की वायबिलिटी वहाँ पे ज़्यादा नहीं हो जाए, हार्मफुल इफेक्ट शो नहीं करे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, इंक्रीजिंग ओरल वायबिलिटी ऑफ द ड्रग, तो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। फिल्ट्रेशन ऑफ द ड्रग एट द ग्लोमेरुलस ओनली, तो फिल्ट्रेशन वाला कोई सिस्टम ही नहीं है। पैसिव डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन का कोई सिस्टम नहीं है क्योंकि यहाँ पे ATP डिपेंडेंट है। ऑप्शन बी हमारा सही होगा, लिमिटिंग ड्रग एंट्री इनटू द ब्रेन एंड पंपिंग ड्रग बैक इनटू द गट ल्यूमेन, देयर बाय रिड्यूसिंग वायबिलिटी एंड ब्रेन पेनिट्रेशन। कि ब्रेन वाले एरिया में किसी हार्मफुल सब्सटेंस का, कोई ड्रग का एक्यूमुलेशन ज़्यादा नहीं हो, कोई हार्मफुल मतलब इफेक्ट नहीं दिखाए, तो ये जो कैरियर है वो ड्रग को तुरंत बाहर भेज देता है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ओके, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो आप एक बार पढ़िएगा, हमने बता दिया है। क्वेश्चन नंबर 10, आयन ट्रैपिंग ऑफ बेसिक ड्रग इन एनेस्थेटिक बॉडी कंपार्टमेंट अकर्स। आयन ट्रैपिंग को समझने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ समझना पड़ेगा कि मान लो कोई भी ड्रग है, ठीक है, कोई भी ड्रग है, तो ड्रग हमारा दो फॉर्म में होता है। एक होता है कि ड्रग मान लो आयनाइज्ड फॉर्म में टूट जाता है, या ड्रग हमारा अनआयनाइज्ड फॉर्म में ड्रग हमारा टूट जाता है। मान लो कोई भी ड्रग है उसका कुछ पोर्शन आयनाइज्ड फॉर्म में टूट गया, कुछ ड्रग है जो अनआयनाइज्ड फॉर्म में मतलब कि टूटा नहीं है, ठीक है। तो जो ड्रग अनआयनाइज्ड फॉर्म में होते हैं वो मतलब कि चेंज नहीं हुआ है, जो आयनाइज्ड है वो मतलब चेंज हो गया है। मतलब जो अनआयनाइज्ड जो ड्रग है वो ईजिली लिपिड में सॉल्युबल होकर सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकते हैं। मतलब कि अनआयनाइज्ड जो ड्रग होगी वो कैसा होगा, लिपिड सॉल्युबल होगा, और लिपिड सॉल्युबल होगा तो ईजिली मतलब कि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाएगा और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा। आयनाइज्ड जो ड्रग होते हैं वो वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि इसका आयनाइजेशन हो गया, आयन बन गया। और वाटर सॉल्युबल ड्रग ईजिली हमारे किडनी के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। मतलब कि वाटर सॉल्युबल ड्रग या आयनाइज जो ड्रग होगा वो एलिमिनेशन में ज़्यादा हेल्प करेगा। ये आपको समझ में आ गया कि कोई भी ड्रग अनआयनाइज फॉर्म में है मतलब वो लिपिड सॉल्युबल है, वो एब्जॉर्प्शन उसका हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को ईजिली क्रॉस कर जाएगा और उसका एलिमिनेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड कॉन्सेप्ट ये है कि कोई मान लो कि एसिडिक अगर ड्रग है, ठीक है, अगर आप उसको बेसिक मीडियम में डालोगे मतलब अपोजिट मीडियम में डालोगे तो वो ड्रग आयनाइज हो जाएगा, मतलब वो ड्रग चेंज हो जाएगा, टूट जाएगा, वाटर सॉल्युबल बन जाएगा, ठीक है। अगर आप उसको सेम मीडियम में डालोगे मतलब कि एसिडिक ड्रग है, अगर आप उसको एसिडिक मीडियम में डालोगे तो उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो ड्रग अनचेंज रहेगा, अनआयनाइज रहेगा और वो इजीली लिपिड सॉल्युबल रहेगा और इजीली एब्जॉर्प्शन होगा। मतलब कहने का ये मतलब हुआ कि एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में एब्जॉर्प्शन होगा और बेसिक ड्रग हमारा बेसिक मीडियम में एब्जॉर्प्शन होगा, क्योंकि एसिडिक ड्रग एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज फॉर्म में रहता है और बेसिक ड्रग बेसिक मीडियम में अनआयनाइज फॉर्म में रहता है। और अगर एसिडिक ड्रग अगर बेसिक मीडियम में डाल रहे हैं मतलब अपोजिट मीडियम में डाल रहे हैं तो वो आयनाइज हो जाएगा और वो वाटर सॉल्युबल बन जाएगा और वो ईजिली हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा और सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस ही नहीं कर पाएगा। तो ऐसे समझो
कि मान लो कि कोई ड्रग ऐसा है जो आपने मान लो लिया, ठीक है, कोई ड्रग आपने मान लो स्टमक में लिया और वो ड्रग हमारा मान लो कि एसिडिक ड्रग है, ठीक है, इजी है। और वो ड्रग यहाँ पे एसिडिक था, एसिडिक ड्रग था, मतलब कि अनआयनाइज फॉर्म में हुआ, इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर गया और हमारे किसी सेल में पहुँच गया। अब मान लो कि सेल के अंदर का जो माहौल है वो मान लो कि बेसिक है, ठीक है, ड्रग हमारा बेसिक है और सेल के अंदर का जो ड्रग हमारा एसिडिक है, सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो मान लो बेसिक है। अब ड्रग हमारा एसिडिक है, एनवायरनमेंट यहाँ पे बेसिक है, मतलब कि ड्रग हमारा कैसा हो जाएगा, आयनाइज्ड हो जाएगा। अब ड्रग आयनाइज्ड हो जाएगा तो वो अब हमारे जो सेल मेम्ब्रेन है उसको तो क्रॉस करके बाहर जा ही नहीं पाएगा, मतलब कि आ तो गया था लेकिन बाहर जा ही नहीं पा रहा है, मतलब कि सेल जो ड्रग है वो हमारा सेल मेम्ब्रेन के अंदर ट्रैप हो गया है और इसी इंसिडेंट को बोलते हैं आयन ट्रैपिंग। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो हमारा जो क्वेश्चन है उसको एक बार पढ़ते हैं और आंसर करने की कोशिश करते हैं। इसी तरीके से हम लोग कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 इज़ आयन ट्रैपिंग ऑफ अ बेसिक ड्रग इन एन एसिडिक बॉडी कंपार्टमेंट अकर्स बिकॉज, ठीक है, बेसिक ड्रग का एसिडिक मीडियम में ऑब्वियस सी बात है कि आयनाइजेशन हो जाएगा क्योंकि अपोजिट मीडियम है। द अनआयनाइज फॉर्म इज ट्रैप्ड एंड कैन नॉट क्रॉस सेल मेम्ब्रेन, तो गलत है क्योंकि अनआयनाइज फॉर्म तो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर जाता है। द आयनाइज फॉर्म इज जनरेटेड इन द कंपार्टमेंट एंड बीइंग पुअरली डिफ्यूजिबल गेट्स ट्रैप्ड हेयर, ये सही लग रहा है क्योंकि सेल मेम्ब्रेन के अंदर आयनाइज हो गया है और बाहर निकल ही नहीं पा रहा है, मतलब ट्रैप हो गया है। फिल्ट्रेशन सेलेक्टिवली रिमूव द ड्रग, ऐसा कुछ नहीं है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट कंसनट्रेट द ड्रग देयर, तो ऐसा कुछ नहीं है। मतलब कि जो अपोजिट मीडियम में जो ड्रग है, कि कोई ड्रग हमारा एसिडिक था, ठीक है, और एसिडिक मीडियम से इजीली एब्जॉर्ब होकर हमारे सेल के अंदर आ गया है, लेकिन सेल के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो बेसिक है, तो ड्रग अपोजिट मीडियम में आके क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा। अब आयनाइज हो गया तो मतलब अब सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर ही नहीं पाएगा क्योंकि आयनाइज होने के बाद वाटर सॉल्युबल हो गया और ड्रग को सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए लिपिड सॉल्युबल होना ज़रूरी है। अब ड्रग हमारा इस सेल मेम्ब्रेन के बीच में ट्रैप हो गया और उसी को बोलते हैं आयन ट्रैपिंग, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ओके। तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी हमने जो समझाया वही है। पीएच पार्टीशन क्या होता है, तो अनआयनाइज जो ड्रग होते हैं, ठीक है, वही हमारा सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाते हैं और जो आयनाइज जो ड्रग है वो ट्रैप हो जाता है क्योंकि वो वाटर सॉल्युबल हो जाता है, ठीक है। बेसिक ड्रग, तो बेसिक ड्रग जो है वो हमारा एसिडिक मीडियम में क्या हो जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, मतलब अपोजिट मीडियम में आयनाइजेशन होता है, ठीक है। और इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन क्या है, तो क्लिनिकल एप्लीकेशन ये है कि मान लो कि कोई पर्सन कोई पॉइज़न खा लिया है और पॉइज़न उसने खा लिया है एसिडिक, जो ड्रग खाया है वो हाईली एसिडिक पॉइज़न है, तो अगर इसको आयनाइज्ड करके बॉडी से बाहर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, इसको आयनाइज्ड कर देंगे तो इजीली वाटर सॉल्युबल हो जाएगा और वाटर सॉल्युबल होगा तो इजीली हमारे यूरिन के थ्रू एलिमिनेट हो जाएगा। तो कोई एसिडिक ड्रग है उसको आयनाइजेशन करवाने के लिए हमको उसका अपोजिट मतलब बेसिक ड्रग लेना पड़ेगा। तो जैसे ही अगर हम कोई बेसिक ड्रग लेते हैं तो बेसिक ड्रग जैसे ही इसके कॉन्टेक्ट में आता है ड्रग हमारा आयनाइज हो जाता है और इजीली वाटर सॉल्युबल होकर हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। तो ये इसका क्लिनिकल एप्लीकेशन है, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 11, विच स्टेटमेंट करेक्टली डिफरेंशिएट प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अभी हमने थोड़ी देर पहले ही बात की है कि प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट और सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या है। तो मान लो कि कोई कैरियर है, ठीक है, कैरियर है, दो कैरियर है, तो एक जो कैरियर है वो डायरेक्टली एटीपी यूज़ कर रहा है, ठीक है, और तो इसको हम लोग बोल देते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। दूसरा जो कैरियर है वो किसी एक सब्सटेंस को लेके दूसरी तरफ जा रहा है एनर्जी यूज़ करके, लेकिन सब्सटेंस बी इसी के साथ साथ इसके कंधे पे बैठ के चला जा रहा है, मतलब बी के लिए कोई डायरेक्टली एनर्जी यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, इनडायरेक्टली एनर्जी यूज़ हो रहा है, तो वो हमारा हो जाएगा सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड दिस इज प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ओके। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं एक बार। तो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज़ नॉट सेचुरेबल, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो भी हमारा कैरियर वाला होगा वो सेचुरेबल है ही। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट रिक्वायर नो कैरियर, तो ऐसा कुछ नहीं है, कैरियर इसमें भी चाहिए। प्राइमरी इज़ ऑलवेज डाउनफॉल, सेकेंडरी इज़ ऑलवेज अपहिल, तो ऐसा कुछ नहीं है, दोनों क्योंकि एक्टिव ट्रांसपोर्ट है तो लोअर कंसनट्रेशन से हायर कंसनट्रेशन जाएगा, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। ऑप्शन जो ए है वो हमारा राइट आंसर होगा कि जो प्राइमरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो एटीपी को डायरेक्टली यूज़ करता है हाइड्रोलिसिस करके, जबकि सेकेंडरी जो ट्रांसपोर्ट है वो इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट, ठीक है, क्रिएटेड बाय प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, मतलब कि कोई ऐसा ट्रांसपोर्ट जो किसी एक सब्सटेंस को लेके जा रहा है तो साथ में दूसरा सब्सटेंस चला गया
तो उसको यूज़ करके जा रहा है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, तो आप यहाँ पे प्राइमरी एक्टिव जो ट्रांसपोर्ट है उसको आप देख सकते हैं एटीपी यूज़ करता है हाइड्रोलिसिस करके। सेकेंडरी जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है वो दूसरे का एनर्जी यूज़ करके चला जाता है। जैसे कि मान लो कोई सोडियम का ट्रांसपोर्टर होगा, साथ साथ में ग्लूकोज चला गया। ठीक है, तो सोडियम ग्लूकोज का जो ट्रांसपोर्टर है वो इसी तरीके से काम करता है, तो ये उसका एग्जाम्पल है। ओके, तो दोनों में सिर्फ कितना अंतर है, तो दोनों में सिर्फ यही अंतर है सोर्स ऑफ एनर्जी का। एनर्जी दोनों यूज़ कर रहे हैं, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी का अंतर है। तो एक हो गया प्राइमरी ट्रांसपोर्ट, एक हो गया सेकेंडरी ट्रांसपोर्ट। आई थिंक दिस इज क्लियर। Question number 12 is a drug shows a linear relationship between concentration and rate of transport across the membrane over entire clinical relevance does not range with no evidence of saturation, no competition। ठीक है, this drug mostly likely transport। कहने का मतलब है कि जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना ज़्यादा मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। मतलब कि जो ग्राफ है वो हमारा लीनियर है, मतलब ये मान लो कि कंसंट्रेशन है, ये मान लो कि ट्रांसपोर्टेशन है। ठीक है, तो जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे ट्रांसपोर्टेशन भी बढ़ रहा है, मतलब लीनियर हमारा ग्राफ आ रहा है और कोई कंपटीशन नहीं है। ठीक है, कोई सैचुरेशन नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है किसका फीचर है, कोई ट्रांसपोर्टर नहीं है, कोई कैरियर नहीं है। ठीक है, कंपटीशन नहीं है, सैचुरेशन नहीं है, लीनियर है, मतलब जितना ज़्यादा कंसंट्रेशन उतना ज़्यादा। तो ये सिर्फ पैसिव डिफ्यूजन में ही होता है। तो ऑप्शंस देखते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट, फैसिलिटेटेड, सिंपल, एंडोसाइटोसिस। तो दीज ऑल आर द फीचर ऑफ पैसिव डिफ्यूज़न। ओके, तो ये आपने देख लिया पैसिव डिफ्यूज़न ये सब क्या होता है। तो एक बार आप लोग उसको पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। सेकंड हमारा जो सब टॉपिक रहेगा, अभी तक जो टॉपिक था हमारा वो सिर्फ ये था कि सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है और कितने टाइप के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। तो आई थिंक आपको इतने सारे क्वेश्चंस करके वो क्लियर हो गया होगा। दूसरा सब टॉपिक हम लोग ले रहे हैं एब्जॉर्प्शन एंड फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन, कि एब्जॉर्प्शन के जो फैक्टर्स है वो कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग एब्जॉर्प्शन को एक बार जल्दी से हम लोग रिकैप कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तुरंत देख लो एक बार कि मान लो कोई ड्रग है जो मान लो कि ओरली हम लोग ले रहे हैं। ओरली हमारा ड्रग हमारा इंटेस्टाइन से या हमारे स्टोमक से एब्जॉर्ब होके कहाँ पे जाएगा, ब्लड में जाएगा। और इसी प्रोसेस को तो हम लोग क्या बोलते हैं, एब्जॉर्प्शन। कि ड्रग हमारा यहाँ से यहाँ तक जाना वो क्या कहलाएगा। तो अगर कोई मान लो एसिडिक ड्रग है तो एसिडिक मीडियम में अनआयनाइज फॉर्म में रहेगा, क्योंकि सेम मीडियम में अनआयनाइज फॉर्म में रहता है, तो इजीली यहाँ से क्रॉस कर जाएगा सेल मेम्ब्रेन को। ठीक है, मतलब कि ड्रग एब्जॉर्प्शन के लिए उसका अनआयोनाइजेशन होना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब कि जो अगर एसिडिक ड्रग है तो उसका एब्जॉर्प्शन एसिडिक मीडियम में होगा। बेसिक ड्रग अगर है तो उसका एब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन से ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पे बेसिक ड्रग है तो बेसिक मीडियम में अनआयनाइज फॉर्म में रहेगा और यहाँ से एब्जॉर्प्शन हो जाएगा उसका। ठीक है, तो पहला तो फैक्टर यही हो गया कि भाई पीएच जो है ड्रग का या जो इस एरिया का वो डिपेंड करता है, वो फैक्टर है एब्जॉर्प्शन के लिए। दूसरा ये है कि डोजेस फॉर्म, ड्रग हमारा सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। ऑब्वियस सी बात है कि सॉलिड फॉर्म में ड्रग होगा तो वो टूटेगा, डिज़ोल्व होगा। ठीक है, डिसइंटीग्रेशन होगा, फिर वो क्रॉस करेगा। तो ड्रग अगर हमारा मान लो कि सॉलिड है, लिक्विड है, तो लिक्विड फॉर्म का ड्रग ईजिली एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद जो हमारा इंटेस्टाइन है, पहले से आपने खाना खाया हुआ है कि नहीं या खाली है, तो उससे भी अफेक्टेड हो सकता है। उसके बाद सरफेस एरिया, कि स्मॉल इंटेस्टाइन में सरफेस एरिया जो विलाई है वो सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है बहुत ज़्यादा, तो उसके थ्रू ड्रग का एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। तो ये सारे अलग अलग फैक्टर्स हैं। ठीक है, जो आपको थोड़ा सा आइडिया होगा जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखते हैं, उसके माध्यम से हम लोग आंसर को भी पढ़ते हुए चलेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 13, according to pH partition hypothesis a weak acid is absorbed best from। ओके, तो हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग, पीएच हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग क्या है कि अगर कोई मान लो एसिडिक ड्रग है वो एसिडिक मीडियम में जाएगा। ठीक है, तो वो अनआयनाइज फॉर्म में रहेगा, मतलब चेंज नहीं होगा और वो इजीली लिपिड सॉल्युबल रहेगा और इजीली इसका एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। कोई अगर बेसिक ड्रग है तो वो बेसिक मीडियम में अनआयनाइज फॉर्म में रहेगा और वो उसका एब्जॉर्प्शन होगा। अपोजिट मीडियम में है तो आयनाइजेशन हो जाएगा। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि वीक एसिड है, मतलब एसिडिक ड्रग है तो उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा कहाँ पे होना चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है कि एसिडिक ड्रग है तो वो हमारा स्टोमक में जाएगा, यहाँ पे एसिडिक मीडियम है तो अनचेंज फॉर्म में, अनआयनाइज फॉर्म में रहेगा और यहाँ से इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा। लेकिन होता क्या है कि स्मॉल इंटेस्टाइन में क्योंकि सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होता है तो ड्रग हमारा अनआयनाइज फॉर्म में होते हुए भी, क्योंकि यहाँ से सरफेस एरिया ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, सरफेस एरिया यहाँ पे बहुत ज़्यादा है तो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, मतलब कि एब्जॉर्प्शन
टेक्निकली यहाँ से होना चाहिए, लेकिन हो जाता है हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। रीज़न क्या है कि सरफेस एरिया ज़्यादा प्रोवाइड होता है। तो इस तरीके से जो हमारा जो आंसर होना चाहिए वो स्मॉल इंटेस्टाइन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया ड्रग के लिए ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे एक बार एक्सप्लेनेशन को पढ़िएगा, इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है, आई थिंक आप समझ गए। क्वेश्चन नंबर 14, a weak base drug with pKa 8 administered orally compared to plasma, the drug will be, ओके। ड्रग का pKa वैल्यू मतलब कि मान लो कि 8 है, ठीक है, मतलब कि ड्रग हमारा कैसा है, बेसिक नेचर का है, ठीक है। कंपेयर टू प्लाज्मा द ड्रग विल बी, प्लाज्मा का जो pH है वो 7.4 है, तो आपको पता है कि बेसिक ड्रग है, बेसिक मीडियम है, तो प्लाज्मा में जो ड्रग है वो हमारा क्या रहेगा, अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। तो बेसिक ड्रग है वो हमारा एस्टोमक में जाएगा, एसिडिक मीडियम में जाएगा तो आयनाइज हो जाएगा, और प्लाज्मा में जाएगा तो अनआयनाइज मतलब कि लेस आयनाइजेशन होगा। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है, तो ये आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस द रेट एंड एक्सटेंट ऑफ द एब्जॉर्प्शन, कि कौन सा जो फैक्टर है ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट नहीं करता है। तो एक्वस सॉल्युबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, कोई ड्रग अगर ज़्यादा सॉल्युबल है तो जल्दी सॉल्युबल होगा, जल्दी एब्जॉर्ब होगा, तो ये कर सकता है। कंसंट्रेशन ऑफ द ड्रग, बिल्कुल, कि ड्रग अगर ज़्यादा हायर कंसंट्रेशन में है तो ऑब्वियस सी बात है उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस, बिल्कुल, स्मॉल इंटेस्टाइन में एरिया ज़्यादा होता है तो एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है। कलर ऑफ द डोजेस फॉर्म, तो कलर ऑफ द डोजेस फॉर्म का एब्जॉर्प्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देख लीजिएगा कि कौन कौन से फैक्टर्स है। तो एक्वस सॉल्युबिलिटी, कंसंट्रेशन, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन सरफेस, ब्लड फ्लो, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, लिपिड सॉल्युबिलिटी, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, ठीक है, जीआई मोटिलिटी, प्रेजेंस ऑफ फूड, पार्टिकल साइज, फॉर्मुलेशन, ठीक है, ये सारे जो फैक्टर्स हैं जो ड्रग एब्जॉर्प्शन को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। कलर से कोई लेना देना नहीं है। क्वेश्चन 16, अ ड्रग डेट इज़ हाईली वाटर सोल्यूबल बट वेरी पुअर लिपिड सॉल्युबिलिटी, ठीक है, शोज़, तो ड्रग मतलब कि बहुत ज़्यादा वाटर सोल्यूबल है। तो अगर बताओ कि ड्रग मान लो बहुत ज़्यादा वाटर सोल्यूबल है, उसको ओरली लेंगे तो वाटर सोल्यूबल ड्रग क्या इस सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर पाएगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए ड्रग का लिपिड सोल्यूबल होना ज़रूरी है, मतलब कि ओरली एब्जॉर्ब वो हो ही नहीं सकता है। ओरली एब्जॉर्ब नहीं होगा तो इस ड्रग को हमको कैसे देना पड़ेगा, तो पैरेंट्रली देना पड़ेगा, इंजेक्शन फॉर्म में देना पड़ेगा, ठीक है। ऑप्शन पढ़ते हैं, एक्सीलेंट ओरल एब्जॉर्प्शन, बिल्कुल नहीं। कंप्लीट फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, तो ऐसा है ही नहीं। 100% ओरल बायबिलिटी, तो ये तो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पुअर ओरल एब्जॉर्प्शन, यहाँ पे दिखाया है। मस्ट बी गिवन पेरेंटरली, ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो इसका जो ये है आप एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन 17, रिड्यूसिंग द पार्टिकल साइज ऑफ पुअरली सॉल्युबल ओरल ड्रग माइक्रोनाइजेशन जनरली, पार्टिकल साइज, मान लो कि जैसे कोई पार्टिकल इतना बड़ा है, इसको आधा आधा कर दो, अब पार्टिकल साइज़ ये हो गया, पार्टिकल साइज़ ये हो गया, तो अब बताओ जो सरफेस एरिया था, मतलब कि पहले सरफेस एरिया इतना बड़ा था, अब सरफेस एरिया ये हो गया और ये हो गया, ठीक है, मतलब कि ये वाला सरफेस एरिया यहाँ पे इंक्रीज़ हो गया। अब इसको भी छोटा करोगे तो पार्टिकल साइज़ पार्टिकल साइज़ पार्टिकल साइज़ और छोटा हो गया, मतलब सरफेस एरिया और बढ़ गया, और छोटा करोगे और छोटा करोगे तो पार्टिकल साइज़ छोटा होगा, सरफेस एरिया बढ़ता जाएगा। मतलब पार्टिकल साइज़ छोटा होने से सरफेस एरिया बढ़ता जाता है, और सरफेस एरिया बढ़ने से एब्जॉर्प्शन क्या होगा, बढ़ता जाएगा, क्योंकि सरफेस एरिया बढ़ने से एब्जॉर्प्शन बढ़ता है। और ड्रग के साइज़ को छोटा करना क्या कहलाता है, माइक्रोनाइजेशन। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, डिक्रीज सरफेस एरिया एंड स्लो एब्जॉर्प्शन, तो ऐसा कुछ नहीं है, साइज़ छोटा करने से क्या हो रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है। इंक्रीज सरफेस एरिया, इंक्रीज डिजोल्यूशन एंड इंक्रीज एब्जॉर्प्शन, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साइज़ है छोटा कर रहे हैं तो सरफेस एरिया बढ़ रहा है, सरफेस एरिया बढ़ रहा है तो डिजोल्यूशन बढ़ेगा, डिजोल्यूशन होगा तो एब्जॉर्प्शन ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर, ठीक है। तो इसको आप एक बार PDF से एक्सप्लेनेशन पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 18, विच रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन प्रोवाइड फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ सिस्टमिक एक्शन, फास्टेस्ट कौन सा मतलब कर रहा है, ठीक है। तो अगर आप ड्रग ओरली ले रहे हो, सबक्यूटेनियस ले रहे हो, इंट्रामस्कुलर ले रहे हो और इंट्रावेनस ले रहे हो, तो ऑब्वियस सी बात है, इसलिए पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में कि इंट्रावेनस जो रूट होता है वो डायरेक्टली हम लोग जो ड्रग है वो हम लोग कहाँ पे ले रहे हैं, डायरेक्टली वेन में ले रहे हैं, ठीक है। आप कमेंट करके बताइए कि इंट्रावेनस के लिए हम लोग कितना एंगल यूज़ करते हैं, ओके, और सबक्यूटेनियस और इंट्रामस्कुलर के लिए हम लोग कितना एंगल यूज़ करते हैं, आप कमेंट करके बताइएगा। तो इंट्रावेनस में डायरेक्टली हम लोग ड्रग वेन में ले रहे हैं, मतलब कि 100% ड्रग हमारे ब्लड में जाता है, ठीक है।
और जैसे ही ब्लड 100% डायरेक्टली ब्लड में जाएगा और तुरंत ड्रग अपना काम स्टार्ट कर देगा, मतलब कि सबसे जो फास्ट एक्शन दिखाएगा वो IV दिखाएगा, ठीक है। तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लोग एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 19, एब्जॉर्प्शन फ्रॉम इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन साइट इज जनरली फास्टर देन फ्रॉम द सबक्यूटेनियस साइट मेनली बिकॉज। तो दिस इज़, मान लो कि इंट्राडर्मल है, क्यूटेनियस है, सबक्यूटेनियस है, मान लो, और ये हमारा मस्कुलर साइज है। तो मान लो कि ये हमारा मस्कुलर एरिया है ये वाला। तो सबक्यूटेनियस में आपको पता है कि फ़ैट का मात्रा ज़्यादा होता है, ठीक है, और मसल वाले एरिया में ब्लड का सप्लाई बहुत ज़्यादा होता है। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इस वाले एरिया से इस वाले एरिया में एब्जॉर्प्शन ज़्यादा क्यों होता है। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा है, यहाँ पे फैट ज़्यादा है, तो मस्कुलर एरिया में ब्लड का सप्लाई ज़्यादा होता है। तो ऑप्शन पढ़ते हैं हायर पीएच। तो पीएच से कोई लेना देना नहीं है, पार्टिकल साइज से लेना देना नहीं है, मसल टिश्यू से कोई लेना देना नहीं है, ग्रेटर वेस्कुलर ब्लड फ्लो मसल कंपेयर टू द सबक्यूटेनियस टिश्यू। मतलब सबक्यूटेनियस एरिया में के कंपैरिजन में मसल वाले एरिया में ब्लड का फ्लो ज़्यादा होता है, तो इसलिए वहाँ पे एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड वेसल ज़्यादा है, सर्कुलेशन ज़्यादा होगा, तो इसलिए एब्जॉर्प्शन भी ज़्यादा होगा। ओके, सबक्यूटेनियस रूट प्रेफर क्यों किया जाता है, क्योंकि हमको वहाँ पे सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन चाहिए, जैसे इंसुलिन और हेपेरिन जो है वो सबक्यूटेनियस लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, बायोबिलिटी ऑफ अ ड्रग गिवन इंट्रावेनसली। तो बायोबिलिटी क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा जल्दी से समझ लेते हैं कि बायोबिलिटी का मतलब क्या है। कि मान लो कि कोई ड्रग आप लोग टैबलेट फॉर्म में ले रहे हो, मान लो कि 100 mg, ठीक है, और सेम ड्रग आप 100 mg मान लो कि ले रहे हो डायरेक्टली इंजेक्शन फॉर्म में। तो टैबलेट फॉर्म में ड्रग ले रहे हैं, ओरली ले रहे हैं, तो 100 का 100% तो हमारे ब्लड में ड्रग जाएगा ही नहीं, ठीक है। कुछ ड्रग जो है वो बिना एब्जॉर्ब हुए, मतलब डायरेक्टली हमारे इंटेस्टाइन के थ्रू निकल जाएगा बाहर। कुछ ऐसे हैं जो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में चला जाएगा, मान लो कि 50 mg एब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में गया, मतलब कि ड्रग का जो इनिशियल कंसंट्रेशन था, फाइनली कितना अमाउंट ऑफ ड्रग हमारे ब्लड में गया है, सिस्टमिक सर्कुलेशन में गया है। और यहाँ पर ड्रग का इनिशियल कंसंट्रेशन 100 mg है, हमने डायरेक्ट IV लिया है, तो ड्रग हमारा 100 का 100 mg हमारे ब्लड में पहुँचा। तो ड्रग का कितना परसेंट, कितना अमाउंट हमारे सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुँच रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं बायोबिलिटी, ठीक है। तो बायोबिलिटी जो है वो हमारे इंट्रावेनस रूट का कितना होता है। तो अभी हमने बात की कितना होता है 100%, क्योंकि डायरेक्टली ड्रग हम लोग वहाँ पे जो हमारे इंट्रावेनस रूट है वहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। तो इसको एक बार पढ़िएगा, आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, अ ड्रग विच एक्सटेंसिव फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो मार्कली लो ओरल बायोबिलिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज क्लासिकल एग्जाम्पल, ठीक है। कि कुछ ऐसे ड्रग हैं जो ओरली अगर लेते हैं तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म तुरंत हो जाता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, तो उसको एक बार समझ लो। कि मान लो कि यहाँ पे ड्रग हमारा यहाँ पे लीवर है, ठीक है, और ड्रग को फाइनली एब्जॉर्ब होकर मान लो कि ब्लड में जाना है। तो ड्रग अगर मान लो कि आपने ओरली यहाँ पे लिया, तो ड्रग को एब्जॉर्ब होकर ब्लड में जाना था, लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ जो ड्रग है वो हमारा चला गया लीवर की तरफ। और आपको पता है कि लीवर का क्या काम है, तो लीवर ड्रग को मेटाबोलाइज करके वाटर सॉल्युबल बना देता है, और वाटर सॉल्युबल ड्रग तो हमारे बॉडी से एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब कि वो काम ही नहीं करेगा, एक्टिव नहीं रहेगा। मतलब कि ड्रग सिस्टमिक सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले ही मेटाबोलाइज होकर बॉडी से बाहर निकल जा रहा है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हाईली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं, कि अगर ऑलरेडी लेंगे तो ज़्यादातर अमाउंट एलिमिनेट ही हो जाएगा, वो काम का रहेगा ही नहीं, ठीक है। तो वैसे ड्रग्स हमारे हैं, ऑप्शन देखते हैं, डिजॉक्सिन, प्रोपनेलॉल है, ये हमारा ट्राइग्लिस जो हमारे मतलब कि ग्लिसरल ट्राइनाइट्रेट है, ठीक है, एमोक्सिसिलिन है, पैरासीटामोल है। तो जो हमारा जो प्रोपनेलॉल है और जो ट्राइग्लिसराइड है, वो जो ड्रग है वो हमारा हाईली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है, ये वाले ड्रग्स। इसलिए ये जो ड्रग है, आपको पता है कि एंजाइना के पेन में, ठीक है, जो हार्ट अटैक के कंडीशन में हम लोग जो ड्रग देते हैं तुरंत, वो सबलिंगुअल रूट से देते हैं। सबलिंगुअल रूट से देने के बाद क्या होता है कि ड्रग हमारा डायरेक्टली ब्लड में पहुंचता है, इस एरिया में, लीवर वाले एरिया में नहीं पहुंचता है, तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म उसका नहीं होता है। तो ड्रग हो जाएगा हमारा प्रोपनेलॉल, लिडोकोन और ट्राइग्लिसराइड, ठीक है। तो इसको एक बार आप लोग देखिएगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म क्या होता है, ठीक है, कौन कौन से ड्रग है जो हाईली फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करते हैं। ये बिल्कुल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको याद रखना है, एक दो बार पढ़ के आप याद करिएगा। और इससे हमको फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म से बचने के लिए ड्रग हम लोग सबलिंगुअल दे देते हैं, ट्रांसडर्मल दे देते हैं, या रेक्टल दे देते हैं, अलग अलग रूट से हम लोग ड्रग दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, द सबलिंगुअल रूट इज़ प्रीफर्ड फॉर
ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट इज एक्यूट एंजाइना मेनली बिकॉज एंजाइना के कंडीशन में हम लोग ट्राइग्लिसराइड क्यों दे रहे हैं, ठीक है, सबलिंगुअली, क्योंकि बहुत ज़्यादा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म शो करता है, मतलब कि मेटाबॉलिज्म को बाईपास करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, सबलिंगुअल रूट से दे रहे हैं। सबलिंगुअल रूट क्या होता है आपको पता होना चाहिए। तो टंग के नीचे ड्रग को हम लोग डालते हैं और यहाँ से एब्जॉर्ब होकर डायरेक्टली सिस्टमिक सर्कुलेशन में ड्रग चला जाता है, इसी को हम लोग बोलते हैं सबलिंगुअल रूट, ठीक है। तो ये हमने पिछली वीडियो में फिर डिस्कस किया था, आपको समझ में आ गया होगा। अब जो टॉपिक है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चंस रिलेटेड टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है 1-2 मिनट में समझ लेते हैं, ताकि हमको आगे के जो क्वेश्चंस हैं उसको समझने में थोड़ा सा ईजी रहेगा। ओके, तो कोई भी ड्रग जब आप लेते हो, ठीक है, मान लो कि आपने कोई ड्रग ओरली लिया, या तो इंटेस्टाइन से या हमारे स्टोमक से वो एब्जॉर्ब होके मान लो कि हमारे ब्लड में गया, ब्लड सर्कुलेशन में चला गया, तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला, एब्जॉर्प्शन बोला। अब जब ब्लड में ड्रग पहुंचता है तो ब्लड में आपको पता है कि ऑलरेडी अलग अलग टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, ठीक है। एक प्रोटीन होता है एल्ब्यूमिन और एक प्रोटीन होता है अल्फा-1 ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। तो जो ड्रग एसिडिक है, आपको पता है कि एसिडिक ड्रग है तो स्टोमक से एब्जॉर्ब होगा, बेसिक ड्रग है तो इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि अनआयनाइज्ड फॉर्म में रहेगा। तो जो एसिडिक ड्रग होता है वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन से बाइंड करता है, और जो बेसिक ड्रग है वो हमारा जो प्लाज्मा प्रोटीन है अल्फा-1 ग्लाइकोप्रोटीन उससे बाइंड करता है, और बाइंड करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट होता है। मान लो कि अलग अलग पार्ट्स में यहाँ पे अलग अलग सेल है, टिश्यू है, अलग अलग सेल है, टिश्यू है, वहाँ तक ड्रग पहुँच रहा है और अपना काम करेगा, इस तरीके से पहुँच रहा है। तो ड्रग का जो पार्ट प्रोटीन से बाइंड किया हुआ है उस फ्रैक्शन ऑफ पार्ट को हम लोग बोलते हैं बाउंड ड्रग, और जो पोर्शन फ्री है उसको हम लोग बोलते हैं फ्री ड्रग। मतलब कि जो फ्री ड्रग है वही सेल मेम्ब्रेन के पास या टिश्यू के पास या टारगेट ऑर्गन के पास जाके अपना फंक्शन दिखाएगा, अपना काम दिखाएगा, अपना मैकेनिज्म दिखाएगा, ठीक है। जो बाउंड ड्रग है वो रिजर्व फॉर्म में रहता है, धीरे धीरे बाउंड जो ड्रग है वो धीरे धीरे फ्री होता रहता है, जो फ्री ड्रग है वो धीरे धीरे अपना एक्शन दिखाएगा, धीरे धीरे मेटाबोलाइज होगा और बॉडी से धीरे धीरे एलिमिनेट होता रहता है, इस तरीके से ईजी है। तो जो ड्रग मतलब कि अभी मान लो कि तुरंत आपने ड्रग लिया है, वो भी प्लाज्मा में ही है, हमारे ब्लड में ही है, मतलब कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन, प्लाज्मा में ड्रग का कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है। धीरे धीरे ड्रग फ्री होगा और वो हमारे मान लो कि यहाँ पे इंटरस्टिशियल स्पेस में जो फ्लूइड है वहाँ पहुँचेगा, ठीक है। धीरे धीरे ड्रग हमारे सेल मेम्ब्रेन क्रॉस करके जो अलग अलग टिश्यू है उसके अंदर पहुँचेगा, अलग अलग टिश्यू के अंदर पहुँचेगा, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, इंट्रासेलुलर फ्लूइड में पहुँचेगा। तो बॉडी में आप क्या देख रहे हो कि जो भी प्लाज्मा में जो लिक्विड है, इंटरस्टिशियल स्पेस में जो लिक्विड है, यहाँ पे जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो साइटोप्लाज्म जो लिक्विड है, तो जो भी यहाँ पे लिक्विड है ड्रग वहीं पे तो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो लिक्विड जो प्रेजेंट है इसी को हम लोग बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है क्या, मतलब कि मान लो कि अगर ये मान लो कि हमारी बॉडी है और हमारी बॉडी में अगर मान लो कि ये इतने सारे, फॉर एग्जांपल मान लो ये ग्लास है और ग्लास में पानी भरा हुआ है, ठीक है। आपको नहीं पता है कि ग्लास में कितना पानी है। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने इसमें 100 mg ऑफ चीनी डाला है, तो आप हमको बताओ कि इस ग्लास में कितना पानी भरा हुआ है। मतलब सेम ऐसा क्वेश्चन हो गया कि हमने अपनी बॉडी में 100 mg ड्रग इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। आपको बताना है कि कितना वॉल्यूम हमारी बॉडी में है, कितना लिक्विड हमारी बॉडी में है, वो बताना है, ठीक है। तो ग्लास सही समझते हैं, ग्लास में मान लो कि यहाँ पे वाटर भरा हुआ है और हमने आपको बोल दिया कि 100 ग्राम हमने इसमें चीनी मिलाया है, आप बताओ कि कितना पानी भरा है। तो हम क्या करते हैं कि इसमें से थोड़ा सा कंसंट्रेशन निकालते हैं, ठीक है, सिरिंज के माध्यम से। तो थोड़ा कंसंट्रेशन जब आप निकालते हो तो आपको पता चलता है कि इसका जो है 10 mg पर मान लो कि लीटर इसका कंसंट्रेशन हमको मिलता है, ठीक है। मतलब कि 1 लीटर में ड्रग हमारा कितना है, 10 mg है। मतलब कि अगर हम इस ग्लास में कितना पानी है अगर उसको निकालें तो मतलब कि टोटल जो ड्रग है 100 mg और जो कंसंट्रेशन है 10 mg पर लीटर, उसे अगर डिवाइड कर दे मतलब कि 10 लीटर ऑफ वाटर हमारा इस ग्लास में आ गया, ठीक है। उसी तरीके से मान लो फॉर एग्जांपल कि आपने मान लो बॉडी में, ये कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें आपने कोई मान लो कि 100 mg ऑफ ड्रग आपने इंट्रोड्यूस कराया है और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना लिक्विड हमारे बॉडी में प्रेजेंट है उसको बताओ। तो अगर जैसे मान लो कि ये ब्लड है, कोई किसी ने कोई ड्रग लिया है और तुरंत थोड़ी देर के बाद हम क्या करते हैं कि
ड्रग का प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकालते हैं, मतलब ब्लड निकालते हैं और चेक करते हैं कितना कंसंट्रेशन है। तो मान लेते हैं कि अभी आपने चेक किया, ठीक है, तो थोड़ा देर के बाद आपको मिला 20 mg/लीटर ड्रग लेने के तुरंत बाद, ठीक है। तो आप क्या देख रहे हो कि जब आप कंसंट्रेशन जब आप वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे, मतलब कि ड्रग आपने लिया था 100 mg और यहाँ पे कंसंट्रेशन से इसको डिवाइड करोगे, तो लगभग आपका जो बॉडी में जो डिस्ट्रीब्यूशन है, मतलब जो लिक्विड कितना में वो ड्रग मिक्स है, वो हमारा कितना आ रहा है, 5 लीटर आ रहा है, ठीक है। थोड़ा देर के बाद, मान लो कि 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद जब आप चेक करते हो कंसंट्रेशन प्लाज्मा का, फिर से सिरिंज के थ्रू अपने कंसंट्रेशन निकाला, तो अब आपको कंसंट्रेशन मिल रहा है 20 mg/लीटर, ठीक है। अब इसके थ्रू आप जब निकालोगे वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कितना प्रेजेंट है, तो आपको मिलेगा 10 लीटर, ठीक है। मतलब ये हुआ कि अब जो थोड़ा देर के बाद आपने चेक किया, तो ड्रग अब प्लाज्मा से निकल के हमारे बॉडी के अलग अलग टिश्यू में पहुंच चुका है। मतलब कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम निकल रहा था, प्लाज्मा कंसंट्रेशन थोड़ा कम हुआ तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा हो गया, मतलब कि जो ड्रग है बॉडी के अलग अलग कंपार्टमेंट में पहुंच गया है। थोड़ा देर के बाद, मान लो कि 3-4 घंटे के बाद एक बार और आप चेक करते हो प्लाज्मा कंसंट्रेशन, और इस बार आपको मान लो कि 5 mg/लीटर ऑफ प्लाज्मा कंसंट्रेशन आपको मिलता है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे वॉल्यूम निकालोगे तो 100 mg आपने ड्रग लिया था, 5 mg आप प्लाज्मा कंसंट्रेशन से डिवाइड करोगे तो आपका 20 लीटर आएगा, ठीक है। मतलब कि आपके बॉडी में जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितना है, 20 लीटर है। मतलब कि कंसंट्रेशन जैसे जैसे घट रहा है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। एक मान लो कि ऐसा कंसंट्रेशन कि आप किसी टाइम पे मान लो कि आपने चेक किया कंसंट्रेशन, तो आपको मान लो कि आया 1 mg/लीटर। अब इसमें आप वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो 100/1 mg/लीटर, मतलब कि 100 लीटर आएगा। अब बताओ कि कोई पर्सन मान लो कि 70-80 kg का है ही, तो क्या उसके बॉडी में 100 लीटर ऑफ मतलब वॉल्यूम या वाटर है ड्रग को डिज़ोल्व कराने के लिए? तो ये तो कैलकुलेशन में तो मान लो कि इतना आ गया। इसका मतलब हो गया कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है समटाइम्स कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा भी आ सकता है, इमेजिनरी आ सकता है फिगर, तो इसलिए उसको हम लोग एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बोलते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, तो बॉडी में प्रेजेंट जो लिक्विड है उस जिसमें ड्रग डिजोल्व होगा उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्यों बोलते हैं, क्योंकि समटाइम्स कैलकुलेशन में वो बहुत ज़्यादा हाई आ जाता है, एक्चुअल डाटा से बहुत ज़्यादा आ जाता है, इसलिए हम लोग उसका नाम क्या देते हैं, एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। तो आई थिंक आपको डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आप जल्दी जल्दी से क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, द एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ड्रग इज डिफाइंड एज। तो अभी हमने क्या बोला, द एक्चुअल एनाटॉमिकल वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड, तो ऐसा कुछ नहीं है, एक्चुअल कुछ नहीं होता है, एपेरेंट भी आ सकता है। द वॉल्यूम ऑफ फ्लूइड इन विच टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी वुड नीड टू बी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड टू प्रोड्यूस द ऑब्जर्व प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है। द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पम्प्ड बाय द हार्ट, कोई लेना देना नहीं है। द वॉल्यूम ऑफ यूरिन, कोई लेना देना नहीं है, मतलब ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। वैसा वॉल्यूम जिसमें हमारा जो पूरा ड्रग यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है प्लाज्मा कंसंट्रेशन निकालने के बाद, ठीक है। तो हमको यहाँ पे मिलता है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का डेफिनेशन, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या है आपने देख लिया। ये एपेरेंट की बोलते हैं कि समटाइम्स ये जो कैलकुलेशन करते हैं मैथमेटिकली, तो वो इतना ज़्यादा हो जाता है कि वो रियल नहीं होता है, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हाइपोथेटिकल सिचुएशन आ जाता है, मतलब 70-80 लीटर 200 लीटर तक आने लगता है, और इसलिए इसका नाम हो गया एपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्वेश्चन नंबर 24, अ ड्रग डेट रिमेन्स ऑलमोस्ट एंटायरली कन्फाइंड टू प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है, इज बेस्ट एग्जाम्प्लीफाइड बाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई ऐसा ड्रग है जो मतलब कि हाईली प्लाज्मा कंसंट्रेशन में है, मतलब उसका जो मात्रा है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन में बहुत ज़्यादा रह रहा है, वो हाईली प्लाज्मा से बाउंड है, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ है अलग अलग टिश्यू एरिया में। तो कौन सा ड्रग है, ठीक है। ऑप्शन है डिजॉक्सिन, हिपैरिन, क्लोरोक्विन, इथेनॉल। तो आंसर हो जाएगा हिपैरिन। ऐसा इसलिए होता है कि हिपैरिन का जो मॉलिक्यूलर साइज़ है वो बहुत बड़ा होता है और वो प्लाज्मा से बहुत ज़्यादा बाइंड अवस्था में होता है, ईजिली वो सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता है। तो ज़्यादातर जो मात्रा हिपैरिन का वो होता है वो ब्लड में ही होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा हिपैरिन, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो प्लाज्मा वॉल्यूम है कितना होता है, 3 लीटर होता है, ठीक है। इसको एक बार हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि प्लाज्मा में जो फ्लूइड भरा हुआ है वो कितना है, 3 लीटर है, और यहाँ पे एक्स्ट्रा स्पेशल स्पेस में जो फ्लूइड है वो हमारा कितना है, लगभग 11 से 12 लीटर है। फिर हमारा सेल के अंदर अलग अलग जो सेल है उसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है वो लगभग 28 लीटर होता है। मतलब सभी को मिला के आप हमारे बॉडी में लगभग
2 लीटर तक का फ्लूइड होता है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ड्रग का। तो ये क्या क्या होता है आप लोग उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। क्वेश्चन है, क्लोरोक्वीन हैज़ एक्सट्रीमली हाई अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन, दिस इंडिकेट्स दैट क्लोरोक्वीन, यहाँ पे बोल रहा है कि क्लोरोक्वीन का जो अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होगा, ऑब्वियस सी बात है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा तो अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाएगा। मतलब कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम है, इसका मतलब क्या हुआ कि ड्रग जो है वो अलग अलग टिश्यू एरिया में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, पहुँच गया है, इसलिए प्लाज्मा में कम है, इसलिए अपेरेंट वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, अभी हमने देखा था। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इट इज़ एक्सटेंसिवली सिक्वेस्टेड इन द टिश्यू, मतलब कि अलग अलग टिश्यू एरिया में जाके वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर किसी का वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन ग्रेटर है, ज़्यादा है, इसका मतलब कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम है। अभी हमने बताया था कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन मान लो कि 10 mg मान लो कि लीटर है और 100 mg ड्रग लिया था, और प्लाज्मा कंसंट्रेशन मान लो कि यहाँ पे 5 mg पर लीटर है और 100 mg ड्रग लिया था, तो यहाँ से जब निकालोगे तो आपका 10 लीटर आएगा, यहाँ से निकालोगे तो 20 लीटर आएगा। मतलब कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन हाई है तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन लो हो रहा है, प्लाज्मा कंसंट्रेशन लो है तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन हाई हो रहा है, मतलब कि अपोजिट है। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है कि हाई वीडी होगा तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। नंबर 26 न्यूमेरिकल है, अच्छा क्वेश्चन है, आपको इसको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन है, अ 70 kg पेशेंट इज गिवन 350 mg ड्रग इंट्रावेनसली, प्लाज्मा कंसंट्रेशन इमीडिएटली आफ्टर इक्विलिब्रियम इज 0.5 mg पर लीटर, व्हाट इज़ द अपेरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। कि 70 kg का पर्सन है, उसको 350 mg ड्रग दिया गया, प्लाज्मा कंसंट्रेशन ये है। तो आपको पता है कि फॉर्मूला वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का क्या होता है, तो जो ड्रग का जो अमाउंट है IV मतलब टोटल डोज, और जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है उससे हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन निकल जाता है। तो ड्रग हमारा है 350, ठीक है, 0.5 mg उसका कंसंट्रेशन है, मतलब तो हो जाएगा 7, मतलब कि 700 लीटर। 700 लीटर तो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन एक्चुअल में हो ही नहीं सकता है, कैलकुलेशन में आ रहा है, इसलिए इसका नाम अपेरेंट भी है। तो 700 लीटर ये हमारा हुआ। कैसे निकल रहा है, तो ग्लास वाला एग्जांपल से आपको मैंने समझाया था, उससे आप लोग समझिएगा, ये वाला फार्मूला आपको इजी हो जाएगा। तो 700 लीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। फार्मूला हमारा ये रहेगा, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर मेजर फैक्टर अफेक्टिंग ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, कि अब जो कौन कौन से फैक्टर है जो ड्रग को डिस्ट्रीब्यूशन में अफेक्ट कर सकते हैं। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन में तो आपने देखा था कि कौन कौन से फैक्टर है, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन में क्या क्या हो सकता है, तो एक तो प्लाज्मा बाइंडिंग इफेक्ट कर सकता है, कि ज़्यादा अगर बाइंडिंग रहेगा तो कम डिस्ट्रीब्यूट होगा ऑब्वियसली। उसके बाद किस किस एरिया में ब्लड का फ्लो ज़्यादा है, जिस ऑर्गन में ब्लड का फ्लो ज़्यादा होगा वहाँ पर ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, सीधी सी बात है। कि ड्रग अगर मान लो कि लिपिड सॉल्युबल है तो इजीली डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा, सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर करके जाएगा, ठीक है। लिपिड सॉल्युबिलिटी अगर ड्रग का ज़्यादा है तो ऑब्वियस बात है उसका डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा। तो कुछ अलग अलग फैक्टर्स हैं जो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं कि कौन सा नहीं है। तो लिपिड सॉल्युबिलिटी हो सकता है, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बिल्कुल हो सकता है, एक्सटेंट ऑफ प्लाज्मा बिल्कुल हो सकता है, कलर ऑफ द टेस्ट, कलर से कोई लेना देना नहीं है ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो ये अलग अलग फैक्टर्स हैं जो इजीली ड्रग के डिस्ट्रीब्यूशन को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। उसके कलर से कोई लेना देना नहीं है, ये आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 28, अ ड्रग दैट इज हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन बट हैज़ लो एफिनिटी फॉर टिश्यू बाइंडिंग विल टिपिकली शो, ठीक है। क्या बोल रहा है कि ड्रग हाईली बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन, मतलब कि जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन में बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और टिश्यू के साथ उसका जो बाइंडिंग है वो एफिनिटी लो है। तो अगर प्लाज्मा प्रोटीन में ड्रग ज़्यादा है इट मीन्स कि जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, लो होगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, हाई VD गलत है, VD इक्वल होगा ही नहीं, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट बी एस्टिमेटेड ऐसा नहीं है। तो मतलब कि जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन होगा लो होगा, ठीक है, क्योंकि प्लाज्मा कंसंट्रेशन क्या है, ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर B विल बी द राइट आंसर। तो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होता है, तो जितना ज़्यादा प्लाज्मा प्रोटीन के साथ ड्रग बाइंड रहेगा उतना ज़्यादा वो ब्लड वेसल्स में ही रहेगा, वो अलग अलग जगह पर डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, इसलिए वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन भी क्या रहेगा, लो रहेगा। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, ड्रग जितना ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटेड होगा प्लाज्मा जो कंसंट्रेशन है वो कम होगा और जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो हाई आएगा। तो ये आपको हमने समझा दिया है, उसको देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ पेशेंट विथ जनरलाइज एडिमा the apparent volume distribution of hydrophilic drug distributes mainly in the extracellular fluid is likely to,
मान लो किसी पेशेंट को मान लो कि एडिमा हो गया, तो एडिमा का क्या मतलब है कि अगर मान लो कि ब्लड है और ये मान लो कि सेल है, तो सेल से जो फ्लूइड है वो निकल के, जो ब्लड से जो फ्लूइड है वो निकल के ये इंटरस्टिशियल एरिया में आके जमा हो जाता है, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, एडिमा। ठीक है, बॉडी में स्वेलिंग आ जाना, मतलब कि वाटर का जो कंटेंट है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में बहुत ज़्यादा हो गया है। तो अगर कोई ड्रग अगर वाटर सोल्यूबल है, मतलब कि हाइड्रोफिलिक है, तो वो ड्रग इजीली इस एरिया में जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो सकता है, मतलब कि बॉडी का जो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हो गया है, बढ़ गया है। तो इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड है वो बढ़ जा रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 इज हाइपो एल्बुमिनिया। ठीक है, मतलब कि नेफ्रोटिक सिंड्रोम या लीवर सिरोसिस के कंडीशन में हाइपो एल्बुमिनिया हो जाता है, तो इज़ लाइकली टू हैव विच अफेक्ट ऑफ द ड्रग नॉर्मली। हाइपो एल्बुमिनिया का क्या मतलब है, अभी हमने बताया कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स होते हैं हमारे प्लाज्मा में, जैसे एल्ब्यूमिन हो गया, अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन हो गया। तो मान लो जैसे कि जो रेड वाला जो ड्रग है वो हम रेड वाला जो यहाँ पे जो प्रोटीन है वो एल्ब्यूमिन है, ये एल्ब्यूमिन है। तो अगर किसी का मान लो कि किडनी ख़राब है, ठीक है, एल्ब्यूमिन फ़िल्टर हो के बॉडी से निकल रहा है, या किसी का लीवर ख़राब है, एल्ब्यूमिन बन ही नहीं रहा है, तो उसके ब्लड में एल्ब्यूमिन की कमी हो जाएगी, मतलब हाइपो एल्ब्यूमिनिया वाला कंडीशन आ जाएगा। तो अगर मान लो कोई एसिडिक ड्रग ले रहा है तो वो एल्ब्यूमिन है ही नहीं, तो एल्ब्यूमिन से बाइंड ही नहीं कर पाएगा, और बाइंड नहीं कर पाएगा मतलब कि ज़्यादातर ड्रग क्या रहेगा, फ्री रहेगा, और ज़्यादातर ड्रग फ्री रहेगा मतलब कि ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन टिश्यू एरिया में ज़्यादा होगा, और टिश्यू एरिया में ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगा मतलब कि टिश्यू एरिया में वो कैसा टॉक्सिक इफेक्ट दिखा सकता है। ठीक है, तो हाइपो एल्ब्यूमिनिया के कंडीशन में ये क्लिनिकल सिग्निफिकेंस हो सकता है, इसका ऑप्शन पढ़ते हैं। नो चेंज इन फ्री ड्रग, तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्री ड्रग ज़्यादा हो जा रहा है। डिक्रीज फ्री ड्रग, तो ऐसा कुछ नहीं है, फ्री ड्रग ज़्यादा हो जा रहा है। कंप्लीट लॉस ऑफ ड्रग एक्टिविटी, तो ऐसा नहीं है, ड्रग एक्टिविटी बढ़ जा रहा है। मतलब कि इंक्रीज फ्री ड्रग ज़्यादा हो जा रहा है क्योंकि एल्ब्यूमिन की कमी है, तो ये पोटेंशियली वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इसका होगा, बहुत ज़्यादा अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगा अलग अलग टिश्यू वाले एरिया में, और फार्माकोलॉजिकल और टॉक्सिकोलॉजिकल जो इसका इफेक्ट है वो ज़्यादा हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो लेस एल्ब्यूमिन क्या होगा, तो क्या होगा, फ्री ड्रग ज़्यादा होगा, फ्री ड्रग ज़्यादा होगा तो ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा, और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट होगा तो ज़्यादा फार्माकोलॉजिकल टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा। ठीक है, तो कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं जो प्रोटीन बाउंड को चेंज कर सकते हैं, तो उसको आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31, द टू कंपार्टमेंट फार्माकोकाइनेटिक मॉडल डिवाइड्स द बॉडी इनटू। कंपार्टमेंट मॉडल का मतलब क्या है कि बॉडी को मान लो कि एक बॉक्स की तरह, ठीक है, एक ग्लास ऑफ वाटर की तरह, और हम बाहर से इसमें कोई ड्रग डाल रहे हैं और ड्रग इस वाटर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। मतलब कि अगर मान लो कि एक डब्बे की तरह हम अपने बॉडी को मान लें, तो इसको हम लोग वन कंपार्टमेंट बोल सकते हैं। ठीक है, तो टू कंपार्टमेंट मॉडल वाले में बॉडी को कैसे दिखाया जाता है, तो टू कंपार्टमेंट मॉडल क्या होता है कि जहाँ पे ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में है। एक कंपार्टमेंट ऐसा है, तो ब्लड बहुत ज़्यादा मात्रा में कहाँ पे होगा, तो या तो ब्लड वेसल में होगा, या कुछ ऐसे ऑर्गन्स जैसे कि आपके ब्रेन वाला एरिया हो गया या लीवर वाला एरिया हो गया, ठीक है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में ब्लड होते हैं। तो एक तो ब्लड वेसल हो गया, और एक ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे ब्लड का मात्रा बहुत ज़्यादा है, एक ऐसा कंपार्टमेंट। और दूसरा कंपार्टमेंट ऐसा हो गया जहाँ पे दूर दराज वाले ऑर्गन है, जहाँ पे ब्लड का जो रीच है, ब्लड का जो अमाउंट है वहाँ पे ज़्यादा होता है, तो वो हो गया दूसरा कंपार्टमेंट। तो मतलब कि टू कंपार्टमेंट सिस्टम में बॉडी को दो तरीके से डिवाइड किया जाता है। ठीक है, कौन कौन सा है, ऑप्शन आपने देख लिया, ऑप्शन देखते हैं। इंटरसेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड, तो ऐसा कुछ नहीं है। अ सेंट्रली कंपार्टमेंट ब्लड हाईली परफ्यूज्ड ऑर्गन्स एंड पेरिफेरल कंपार्टमेंट पोरली परफ्यूज्ड टिश्यू, लीवर एंड किडनी ओनली, ब्रेन एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी ओनली। तो अभी हमने क्या देखा कि दो कंपार्टमेंट में एक सेंट्रल कंपार्टमेंट होता है जिसमें ब्लड और कुछ ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा है, और एक ऐसा कंपार्टमेंट पेरिफेरल वाला जहाँ पे ब्लड का सप्लाई थोड़ा कम है। तो टू कंपार्टमेंट मॉडल में इस तरीके से डिवीज़न होता है। ठीक है, तो सेंट्रल कंपार्टमेंट कौन सा हो गया, जहाँ पे ब्लड और कुछ ऐसे ऑर्गन्स जहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा है। पेरिफेरल कंपार्टमेंट कौन सा हो गया, जहाँ पे ब्लड का सप्लाई बहुत कम है, जहाँ पे स्किन हो गया, मसल हो गया, बोन हो गया, और इसी को बोलते हैं टू कंपार्टमेंट मॉडल। ओके, क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड टेंड डिक्रीज द एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। की एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिक्रीज कब होगा, तो आपको पता है कि प्लाज्मा कंसंट्रेशन बढ़ेगा तब एपरेंट वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कम होगा, हमने बता दिया था।
तो इंक्रीज टिश्यू बाइंडिंग, तो ऐसा कुछ नहीं है। टिश्यू की तरफ अगर ड्रग बढ़ रहा है तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इंक्रीज लिपिड सॉल्युबिलिटी, तो ऐसा कुछ नहीं है। डिक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन और इंक्रीज प्लाज्मा कंसंट्रेशन, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन घटाना है तो प्लाज्मा कंसंट्रेशन को बढ़ाना पड़ेगा ऑब्वियसली। ऑप्शन नंबर सी, ये हमने पहले ही बता दिया है, ठीक है। आप इसको एक बार पढ़िएगा, इस लिस्ट को आप लोग देख लीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको एक बार देखिए कि कुछ ऐसे ड्रग्स होते हैं, मतलब कि एसिडिक नेचर के होते हैं, जो एल्ब्यूमिन से बाइंड करेंगे। हमने बताया था कि हमारे प्लाज्मा प्रोटीन में प्लाज्मा में दो टाइप के प्रोटीन होते हैं, एल्ब्यूमिन और अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन। तो जो एसिडिक ड्रग होते हैं वो एल्ब्यूमिन से बाइंड करते हैं, जो बेसिक ड्रग होते हैं वो अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड करते हैं। तो कौन कौन से एसिडिक ड्रग हैं जो एल्ब्यूमिन से बाइंड कर रहे हैं, कौन से बेसिक ड्रग है जो अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड कर रहे हैं, उसका लिस्ट आपको टिप ऑफ द टंग होना चाहिए बिल्कुल। बारबिटूरेट्स, बेंजोडाइजेपिन, एनएसआइड्स, वल्प्रोइक एसिड, फेनाइटाइन, पेनिसिलिन, सल्फोनामाइड, टेट्रासाइक्लिन, टोल्बुटामाइन, वारफरिन, ये एसिडिक ड्रग है जो एल्ब्यूमिन से बाइंड होते हैं। और ये हमारे बेसिक ड्रग हैं जो हमारे अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होते हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद होना चाहिए ABCD की तरह। क्वेश्चन नंबर 33, इन नियोनेट्स कंपेयर टू एडल्ट टोटल बॉडी वाटर कॉन्स्टिट्यूट अ मच लार्जर परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट दिस एक्सेप्ट। क्वेश्चन का मतलब ये हुआ कि छोटे बच्चों में वाटर का परसेंटेज मान लो कि 70 to 80% होता है और एडल्ट में ये 60 to 70% होता है। मतलब कि बच्चे में वाटर का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा होता है, मतलब कि वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा है, ठीक है। तो ये क्या मतलब है इसका, तो डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सोल्यूबल ड्रग्स लाइक एमिनोग्लाइकोसाइड रिक्वायरिंग लोअर mg ऑफ ड्रग, तो ऐसा कुछ नहीं है, डिक्रीज नहीं हो रहा है, वाटर बढ़ रहा है, ठीक है। तो वाटर सोल्यूबल ड्रग के लिए वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी बढ़ जाएगा। हैव नो इफेक्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है, बढ़ रहा है। ओनली इफेक्ट और लिपिड सोल्यूबल, नहीं, क्योंकि वाटर बढ़ रहा है तो वाटर सोल्यूबल ड्रग के लिए बढ़ेगा। मतलब इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर सोल्यूबल ड्रग्स ऑफन रिक्वायरिंग a higher mg लोडिंग डोज देन द एडल्ट, मतलब कि ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, for a drug following one compartment kinetics given as IV bolus, if dose is doubled the apparent volume of distribution will be, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। मान लो कि कोई बॉडी है, ठीक है, इसमें आपने 100 mg ऑफ ड्रग दिया, ठीक है। अब मान लो कि 10 mg, अभी आप कंसनट्रेशन निकालोगे तो 10 mg पर लीटर आ रहा है। तो अब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन निकालोगे तो टोटल डोज बटा कंसनट्रेशन, तो यहाँ पे आप मान लो कि 10 लीटर आया, ठीक है। अब मान लो कि किसी ने 200 mg ड्रग लिया, तो यहाँ पे प्लाज्मा कंसनट्रेशन मान लो कि 20 mg पर लीटर है, ठीक है, 20 mg पर लीटर है। तो जब आप कंसनट्रेशन निकालोगे, ठीक है, जब वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन आप निकालोगे तो 20 mg पर लीटर 200 बटा 20 mg पर लीटर डिवाइड करोगे तो आपका आएगा मान लो कि 10 लीटर। मतलब कि ड्रग का जो अमाउंट बढ़ाने से रेशियो सेम रह रहा है, वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन पे कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, मतलब कि जो वॉल्यूम डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनचेंज्ड रहेगा, ओके। तो ये हो गया, ठीक है, ये इसका एक्सप्लेनेशन है, आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट सब टॉपिक इज रीडिस्ट्रीब्यूशन, ब्लड ब्रेन बैरियर एंड प्लेसेंटल ट्रांसफ़र, ठीक है। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, इसको एक बार जल्दी से 1 मिनट में समझ लेते हैं। वो समझो कि जैसे मान लो कि हमारे ब्लड में कोई ड्रग पहुंचता है, तो ब्लड में पहुंचने के बाद ड्रग हमारे बॉडी के अलग अलग कंपार्टमेंट में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग टिश्यू एरिया में ड्रग पहुंचेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ड्रग सबसे पहले कहाँ पहुंचेगा, जहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा रहेगा। तो होता क्या है कि जहाँ पे ब्लड का सप्लाई मान लो ज़्यादा है, ड्रग उस एरिया में बहुत जल्दी पहुँच गया। अब पहुंचने के बाद इस एरिया में अपना काम एक्शन दिखाया, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो किया, फिर तुरंत क्या होता है कि ड्रग हमारे फिर यहाँ से वापस से डिस्ट्रीब्यूट होकर कुछ ऐसे ऑर्गन्स के पास पहुँच जाते हैं जहाँ पे ब्लड का सप्लाई कम है। मतलब कि एक बार ड्रग का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से यहाँ हो रहा था, फिर वहाँ से वहाँ हो गया, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन, ओके। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन का जो कॉन्सेप्ट है आई थिंक क्लियर हो गया है। लेट्स डू द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस टॉपिक। क्वेश्चन नंबर 35, the short duration of action of single IV bolus dose of thiopenton sodium despite its long elimination half life is best explained। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सोडियम थायोपेंटल से रिलेटेड है, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ड्रग इंस्पेक्टर में,
आपको ध्यान रखना है कि सोडियम थायोपेंटल के कंडीशन में होता क्या है। तो आपको पता है कि ये हमारा एनेस्थीसिया है। तो एनेस्थीसिया है तो ये ड्रग हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन वाले एरिया में जल्दी ये ड्रग पहुंच जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ब्रेन वाले एरिया में जल्दी ये अपना एक्शन दिखाना स्टार्ट करता है। लेकिन फिर तुरंत क्या होता है कि ब्रेन वाले एरिया से ये जो ड्रग है वापस से अलग अलग ऐसे एरिया में पहुंचने लगता है जहाँ पे ब्लड का सप्लाई थोड़ा कम है, मतलब ड्रग वापस से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब इस ड्रग को ब्रेन वाले एरिया में अगर होना चाहिए था, अगर एक्शन ज़्यादा देर तक दिखाना है, लेकिन ये ड्रग वहाँ पे रुकता ही नहीं है, अलग अलग एरिया में पहुँचने लगता है, मतलब ड्रग रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ड्रग हमारा ब्रेन वाला एरिया से दूर हो गया, मतलब कि यहाँ पे इफेक्ट उसका कम हो जाता है। तो ये होता है सोडियम थायोपेंटल के कंडीशन में, ठीक है। तो रैपिड हेपेटिक मेटाबॉलिज्म नहीं, रैपिड रीनल एक्सक्रीशन नहीं, रैपिड प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग नहीं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग फ्रॉम ब्रेन टू द अदर टिश्यू स्पेशली फैट एंड मसल्स। तो सोडियम जो थायोपेंटल है उसके कंडीशन में ड्रग का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, ठीक है। तो अभी हमने आपको बता दिया, ओके। तो इसका एक क्लासिकल एग्जांपल है सोडियम थायोपेंटल। ये हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, वो तुरंत हमारे ब्रेन वाले एरिया में पहुंचते हैं और ब्रेन वाले एरिया में पहुंचने के बाद धीरे धीरे ये रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और रीडिस्ट्रीब्यूट होकर वो हमारे मसल्स वाले एरिया में, अलग अलग टिश्यू वाले एरिया में पहुंच जाता है, ठीक है। जिससे ब्रेन वाले एरिया में जो ड्रग का जो एक्शन था वो क्विकली फॉल हो जाता है, तुरंत कम हो जाता है, ठीक है। और ये हमको सोडियम थायोपेंटल में रीडिस्ट्रीब्यूशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है, तो ये आप ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 36, द ब्लड ब्रेन बैरियर स्ट्रिक्टली एंटर द ड्रग इनटू सेंट्रल नर्वस सिस्टम मेनली बिकॉज ऑफ। तो ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? तो मान लो कि ये हमारा ब्रेन है, मान लो कि हमारा ब्रेन है, तो ब्रेन के चारों तरफ हाईली कॉम्पैक्ट टिश्यू इस तरीके से इसको सराउंडिंग को, ब्रेन वाले एरिया को घेर के रखते हैं इस तरीके से, क्योंकि ब्रेन हमारा क्या है, सेंसिटिव पार्ट है। तो कोई भी ड्रग, मान लो कि इधर से ब्लड सप्लाई जा रहा है, तो कोई भी ड्रग इजीली क्रॉस करके हमारे ब्रेन वाले एरिया में नहीं पहुंच जाए, तो ब्रेन को सेफ रखने के लिए यहाँ पे इस तरीके से हाईली कॉम्पैक्ट इस तरीके से लेयर होता है, इसी को बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। क्योंकि ब्रेन और ब्लड के बीच में ये बैरियर है, इसलिए इसको हमने ब्लड ब्रेन बैरियर बोला, ठीक है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर जो है वो ड्रग को रिस्ट्रिक्ट क्यों करता है? तो फेनेस्ट्रेटेड कैपिलरी विथ लार्ज पोर्ट्स, तो ऐसा कुछ नहीं है, पोर्ट बहुत छोटे होते हैं। हाई ब्लड फ्लो टू द ब्रेन एरिया, उसकी तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा है, ठीक है, तो एंट्री से उसका कोई लेना नहीं है। एब्सेंस ऑफ एनी ट्रांसपोर्टेशन, तो ऐसा कुछ नहीं है। टाइट जंक्शंस बिटवीन कैपिलरीज ऑफ एंडोथेलियल सेल्स विथ कंटिन्यूअस बेसमेंट मेम्ब्रेन एंड एट्रोसाइटिक फूड प्रोसेसेस एंड लेक ऑफ पोर्स। मतलब ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर है वो हाईली टाइट कॉम्पैक्ट होता है और ब्लड कैपिलरीज के बीच में बिल्कुल कम स्पेस होता है, ताकि वो इजीली इसको क्रॉस नहीं कर पाए, ताकि ड्रग हमारा ब्रेन वाले एरिया में नहीं पहुंच पाए। आप यहाँ पे स्ट्रक्चर एक बार देख सकते हो कि किस तरीके से ब्लड ब्रेन एरिया का बनावट है। क्वेश्चन नंबर 37, लीवोडोपा इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ पार्किंसन डिजीज बिकॉज। तो लीवोडोपा यूज़ क्यों होता है? आपको पता है कि ब्रेन के नाइग्रोस्टेटियल एरिया में डोपामिन की कमी होने की वजह से, ठीक है, पार्किंसन डिजीज हो जाता है। मतलब कि जो हमारा बॉडी में मसल्स में स्टिफनेस आ जाएगा, ब्रेडिकाइनेसिया आ जाएगा, चलने फिरने में दिक्कत हो जाएगा, रिजिडिटी हो जाएगा, पोस्चर इनबैलेंस की कंडीशन हो जाती है, इसी को हम लोग बोलते हैं पार्किंसन। और किसकी कमी से हो रही है? तो डोपामिन की कमी से हो रही है। तो डोपामिन की कमी से हो रही है तो हमको क्या लेना पड़ेगा? डोपामिन लेना पड़ेगा। तो होता क्या है कि जैसे ही आप डोपामिन लेते हो ओरली, तो डोपामिन क्योंकि मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा होता है और ये हाईली वाटर सॉल्युबल है, तो इजीली सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो हमको कुछ ऐसे डोपामिन डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं, तो डोपामिन का हमको प्रिकर्सर लेना पड़ता है, लीवोडोपा, ठीक है। और लीवोडोपा क्योंकि एमिनो एसिड है, वो इजीली हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करके यहाँ पे पहुँचते हैं और डोपा कार्बोक्सिलेज एंजाइम के थ्रू ये डोपामिन में कन्वर्ट हो जाते हैं और ये डोपामिन हमको यहाँ पे हेल्प करता है काम करने के लिए, ठीक है। अब जो डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है, मान लो कि अगर आप लीवोडोपा लेते हो सिर्फ, तो इस एरिया में भी डोपा डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम होते हैं, तो यहाँ पे भी वो तुरंत इसको डोपामिन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। तो इसके साथ लीवोडोपा के साथ, ठीक है, साथ में एक ड्रग लिया जाता है कार्बिडोपा। कार्बिडोपा का क्या काम होता है कि जो पेरिफेरल एरिया में, इस वाले एरिया में अगर डोपा डी कार्बोक्सिलेज जो एंजाइम है
उसको लीवोडोपा को डोपामिन में कन्वर्ट करने से रोकता है। कौन? कार्बिडोपा। मतलब कि इस एरिया में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और फिर जैसे ही लीवोडोपा हमारे ब्रेन वाले एरिया में पहुंचेगा, ठीक है, तो लीवोडोपा तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा डोपामाइन में और फिर वहाँ पे डोपामिन का लेवल बढ़ा देगा। ठीक है, तो इस तरीके से डोपामिन हमारे पार्किंसन के लिए ज़रूरी होता है। तो ऑप्शंस को एक बार देखते हैं। डोपामिन इज़ इनएक्टिव इन द ब्रेन, तो ऐसा कुछ नहीं है। डोपामिन इज़ डिस्ट्रॉयड इन द ब्लड बिफोर रीचिंग टू द ब्रेन, तो ऐसा भी कुछ नहीं है। लीवोडोपा हैज़ नो पेरिफेरल साइड इफेक्ट, तो ऐसा नहीं है, साइड इफेक्ट तो है। लीवोडोपा बीइंग अ नेचुरल एमिनो एसिड क्रॉसेस द ब्लड ब्रेन बैरियर वाया एक्टिव कैरियर, ठीक है, वेयर डोपामाइन चार्ज कैटामोलाइंस कैन नॉट क्रॉस द ब्रेन बैरियर, ठीक है। तो जो डायरेक्टली जो डोपामाइन है वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, इसलिए हम लोग लीवोडोपा लेते हैं। एक्सप्लेनेशन आप यहाँ पे देख सकते हो कि डोपामाइन क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल है, इजीली क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं, लीवोडोपा लेते हैं। ये एक एमिनो एसिड होता है, वो इजीली हमारे ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाते हैं, ठीक है, और वहाँ पे वो कन्वर्ट हो जाते हैं हमारे डोपामाइन में, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ डोका डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम। क्योंकि पेरिफेरल एरिया में, हमारे इंटेस्टाइन वाले एरिया में डोपामाइन, जो लीवोडोपा डोपामाइन में कन्वर्ट नहीं हो, ठीक है, लीवोडोपा पेरिफेरल एरिया में लीवोडोपा डोपामाइन में कन्वर्ट नहीं हो, उसके लिए हम लोग उसके साथ मिला के लेते हैं कार्बिडोपा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। इन बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस पेनिसिलिन अचीव थेरेप्यूटिक CSF कंसंट्रेशन बिकॉज। तो जैसे मान लो कि ये हमारा ब्रेन है, ठीक है, और ये हमारा स्पाइनल कोड है, तो ब्रेन और स्पाइनल कोड के चारों तरफ एक लेयर होता है, ठीक है, इस तरीके से, और इस लेयर को हम लोग बोलते हैं मेनिंजेज। तो नॉर्मली ये मेनिंजेस को कोई ड्रग क्रॉस नहीं कर पाता है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर है। लेकिन जब मेनिंजाइटिस होता है, तो मेनिंजाइटिस होने की वजह से ये वाला एरिया में स्वेलिंग आ जाता है, और ब्लड ब्रेन बैरियर के बीच में, जो टिश्यू के बीच में, जो सेल के बीच में जो स्पेस है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, और इस कंडीशन में जो ड्रग है वो ईजिली क्रॉस करके हमारे ब्लड ब्रेन वाले एरिया में पहुँच सकता है, ठीक है। तो वही क्वेश्चन पूछा है कि बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में पेनिसिलिन कैसे, मतलब कि थेरेप्यूटिक इफेक्ट दिखाता है ब्रेन वाले एरिया में। तो मेनिंजाइटिस वाले एरिया में, मेनिंजियल एरिया में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है, ब्लड ब्रेन एरिया का जो परमेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, इसलिए ड्रग हमारा वहाँ पे इजीली पहुँच जाता है। तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39। ड्रग आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द cerebrospinal fluid back into the blood at the choroid plexus by transport system that can be inhibited by। मतलब कि हमारे ब्रेन में वेंट्रिकल्स होते हैं, आपको पता है, और वेंट्रिकल्स का क्या काम है, तो वेंट्रिकल्स का काम होता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाना, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है, बनाना, और दूसरा काम होता है, ठीक है, और इस वाले एरिया में जो हमारे जो वेंट्रिकल्स है, इस एरिया में छोटे छोटे सेल्स होते हैं, और उसी सेल्स को बोलते हैं क्रोइड फ्लेक्सस, और क्रोइड फ्लेक्सल से ही बनता है सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और इसका ये भी एक काम है कि जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको बॉडी से बाहर निकालना, ठीक है, ब्लड मतलब ब्रेन वाले एरिया से बाहर निकालना, ठीक है। तो क्रोइड फ्लेक्सस का ये काम है। तो जब भी कोई ड्रग, कुछ ऐसे ड्रग्स लेते हैं जो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, तो जो क्रोइड फ्लेक्सस है उसको ईजिली हमारा जो उसको बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो मान लो कोई ऐसा ड्रग जो ब्रेन वाले एरिया के लिए ज़रूरी है, ठीक है, ट्रीटमेंट के लिए, और क्रोइड फ्लेक्सस उसको बार बार बाहर निकाल दे रहा है, तो ट्रीटमेंट तो हो ही नहीं पाएगा। तो हम कुछ ऐसा ड्रग लेंगे जो क्रोइड फ्लेक्सस को क्या करे, ब्लॉक कर दे, ठीक है, और ड्रग हमारा इस एरिया में रहे और यहाँ पे ट्रीटमेंट हो, यहाँ पे इफेक्ट दिखाए। तो उसके लिए हम लोग एक ड्रग लेते हैं प्रोबेनिसाइड, ठीक है, जो क्रोइड फ्लेक्सस को ब्लॉक करता है, ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करता है, और ड्रग को वहाँ रहने के लिए रुकता है। तो आंसर हो जाएगा प्रोबेनिसाइड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40। रिगार्डिंग प्लेसेंटल ट्रांसफ़र ऑफ ड्रग विच स्टेटमेंट इज़ ट्रू। प्लेसेंटा आपको पता है कि प्लेसेंटा एक बैरियर है, जैसे कि माँ और बच्चे के बीच में, मान लो ये बच्चा है, ठीक है, ये बेबी है, और ये मान लो कि प्लेसेंटा है। तो प्लेसेंटा के थ्रू ही कोई भी ट्रांसपोर्टेशन होगा बेबी में। तो कोई भी ड्रग, जब कोई माँ मान लो कि प्रेग्नेंट है और कोई ड्रग मान लो कि खा रही है, कोई भी ड्रग जो मान लो कि लिपिड सोल्यूबल है, हाईली लिपिड सोल्यूबल, तो ईजिली क्रॉस करके प्लेसेंटल एरिया में जाके बेबी को हार्मफुल इफेक्ट दिखा सकता है। तो बोला गया है कि प्लेसेंटल ट्रांसफ़र के बारे में कौन सा ट्रू है। तो देखते हैं। द प्लेसेंटा इज़ एन एब्सोल्यूट इम्परिएबल बैरियर, नो ड्रग कैन क्रॉस इट। तो ऐसा कुछ नहीं है, एब्सोल्यूट बैरियर नहीं होता है। ड्रग हमारे अगर लिपिड सोल्यूबल है तो इजीली क्रॉस करके चले जाते हैं। ओनली वाटर सोल्यूबल ड्रग क्रॉस द प्लेसेंटा, तो ऐसा नहीं है, लिपिड सोल्यूबल ड्रग इजीली क्रॉस कर जाते हैं।
द प्लेसेंटा एक्टिवली पंप ऑल ड्रग इनटू द फीटल सर्कुलेशन। तो प्लेसेंटा का ये काम नहीं है कि ड्रग को इधर से फीटल सर्कुलेशन की तरफ पहुंचाए, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ऑल क्रॉस प्लेसेंटा सम एक्सटेंट बाय पैसिव डिफ्यूजन, ओनली फ्यू ड्रग्स हाईली आयनाइज्ड और प्रोटीन बाउंड मॉलिक्यूल्स लाइक हेपेरिन क्रॉस पुअरली। मतलब हुआ कि जो भी लिपिड सॉल्युबल जो ज़्यादातर जो ड्रग है वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके ईजिली, ठीक है, फीटल वाले एरिया में पहुंच जाता है। कुछ ऐसे ड्रग जो वाटर सॉल्युबल है या हाईली आयनाइज्ड है या जिसका मॉलिक्यूलर साइज़ बहुत बड़ा है जैसे हिपेरिन, तो वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। और जब क्रॉस नहीं कर पाएंगे तो इस फीटल वाले एरिया में ड्रग नहीं पहुंच पाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो प्लेसेंटा एब्सोल्यूट बैरियर नहीं होता है, कुछ ड्रग लिपिड सॉल्युबल ड्रग है वो इजीली क्रॉस करके चले जाते हैं, ठीक है। ड्रग जो है कुछ जो है हिपेरिन जिसका मॉलिक्यूलर साइज़ बहुत बड़ा होता है या हाईली आयनाइज जो ड्रग है वो क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसीलिए जो प्रेगनेंसी के कंडीशन में वारफ्रेन के जगह पे हम लोग हेपेरिन प्रीफर करते हैं, ठीक है, फॉर द एंटीकोगुलेंट, ठीक है। तो ये आप लोग एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 41, वारफ्रेन अनलाइक हेपेरिन इज कंट्राइंडिकेटेड इन द प्रेगनेंसी मेनली अकर्स। तो अभी हमने क्वेश्चन अभी तुरंत ही देखा है कि वारफ्रेन के जगह पे हेपेरिन क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा होता है। मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा होता है तो प्लेसेंटा को क्रॉस नहीं कर पाएगा, फीटल एरिया में नहीं पहुंच पाएगा, फीटस को कोई इफेक्ट, कोई बैड इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। हेपेरिन का मॉलिक्यूलर साइज़ बड़ा होता है। क्वेश्चन नंबर 42, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब रीडिस्ट्रीब्यूशन एज फार्माकोकाइनेटिक्स फेनोमेनन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन हमने कुछ देर पहले ही बात की थी कि रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है कि किसी एरिया में जो जिस एरिया में ब्लड का फ्लो ज़्यादा है पर्टिकुलर एरिया में ड्रग वहाँ पे जल्दी पहुँच जाता है और फिर कुछ देर के बाद उस एरिया से ड्रग फिर वापस से कुछ ऐसे एरिया में पहुँच जाता है जहाँ पे ब्लड का फ्लो थोड़ा कम है। तो पहले डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से यहाँ हुआ, फिर डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से यहाँ हुआ, तो इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। मतलब कि मूवमेंट ऑफ हाईली लिपिड सॉल्युबल ड्रग फ्रॉम रिचली परफ्यूज्ड ऑर्गन टू पुअरली परफ्यूज्ड लार्जर कैपेसिटी एरिया, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो आप यहाँ से एक बार इसको पढ़िए, एक्सप्लेनेशन को समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड टिश्यू स्टोरेज, कि प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग एंड टिश्यू स्टोरेज से कुछ क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 43 क्वेश्चन है। एसिडिक ड्रग, ठीक है, वारफ्रेन, फेनाटाइन, सल्फोनामाइड, सैलिसिलेट, ये जो कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जो हाईली एसिडिक बाइंड होते हैं, हाईली बेसिक बाउंड होते हैं, वो आपको याद रखना पड़ेगा। आर प्रीडोमिनेंटली बाउंड इन प्लाज्मा, ठीक है। तो एसिडिक ड्रग कौन से प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होते हैं? एल्ब्यूमिन से, आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। यहाँ से लिस्ट आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा, हमने इसको पहले भी डिस्कस कर लिया है, तो ये आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 44, बेसिक ड्रग सच एज प्रोपेनोलॉल, डिलोकेन एंड क्यूनिन बाइंड्स टू प्रीडोमिनेंटली टू विच प्लाज्मा प्रोटीन। तो बेसिक ड्रग किससे बाइंड होते हैं? तो अभी हमने बात की थी अल्फा 1 ग्लाइकोप्रोटीन से बाइंड होते हैं, ठीक है। और इसके जो ड्रग हैं कौन कौन से हैं इसका आपको लिस्ट याद होना चाहिए। द क्लिनिकल सिग्निफिकेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग इज डैट। प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग का क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? मान लो कोई ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड है, तो बाइंड है तो वो हमारे टिश्यू वाले एरिया में नहीं पहुंच पाएगा तो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। मतलब जो फ्री ड्रग होगा वही मतलब कि क्रॉस करके पहुंच पाएगा एक्टिव एरिया में, ठीक है, रिसेप्टर के पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन दिखाने के लिए, ठीक है। तो इसका ये क्या है? फार्माकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। तो एक बार देखते हैं। ओनली द प्रोटीन बाउंड फ्रैक्शन ऑफ ड्रग इज फार्माकोलॉजिकली एक्टिव, तो ऐसा कुछ नहीं है, जो फ्री ड्रग है वही एक्टिव होता है। प्रोटीन बाइंडिंग ऑलवेज इंक्रीज ड्रग टॉक्सिसिटी, तो ऐसा नहीं है, प्रोटीन बाइंडिंग तो ब्लड में ही रहेगा। प्रोटीन बाइंडिंग हैज़ नो क्लिनिकल रिलेवेंस, तो ऐसा नहीं है, जो फ्री ड्रग है वो क्लिनिकली एक्टिव होते हैं। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा कि ओनली फ्री ड्रग जो है मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हैं, रिसेप्टर के पास पहुंचते हैं, अपना एक्शन दिखाते हैं, मेटाबोलाइज होते हैं, बॉडी से बाहर निकलते हैं। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। इसको आप एक बार पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 46, अ क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ क्लिनिकली सिग्निफिकेंट प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट इंट्रैक्शन इज, ठीक है, कि प्लाज्मा प्रोटीन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? कि अगर मान लो कि कोई ड्रग आप ए ले रहे हो, ठीक है, ड्रग ए ले रहे हो और वो ड्रग एसिडिक है, तो मान लो कि एल्ब्यूमिन के साथ वो ड्रग बाइंड अवस्था में है। जब आप कोई ड्रग बी लेते हो तो ड्रग बी क्या करता है?
जाके एल्ब्यूमिन से बाइंड कर देता है और ड्रग ए को फ्री छोड़ देता है। तो ड्रग ए अब फ्री हो गया तो ईजिली वो डिस्ट्रीब्यूट होके अलग अलग हमारे टिश्यू के पास पहुंचेगा और वहाँ पे जाके अपना एक्शन दिखाएगा, जाके वहाँ पे जमा हो जाएगा, ठीक है, एक्यूमुलेट हो जाएगा और फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा, टॉक्सिक इफेक्ट दिखाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रोटीन बाइंडिंग डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो एस्पिरिन डिप्लेसिंग वारफरेन फ्रॉम एल्ब्यूमिन बाइंडिंग साइट ट्रांजेंटली इंक्रीजिंग फ्री वारफरेन एंड रिस्क ऑफ ब्लीडिंग। तो ये हमारा एग्जांपल है, एस्पिरिन का ही एग्जांपल है, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा कि जो वारफरेन है वो एल्ब्यूमिन के साथ पहले बाइंड रहता है, लेकिन जैसे ही आप एस्पिरिन लोगे तो वो वारफरेन को रिप्लेस कर देता है और वारफरेन को जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो हमारे बॉडी एरिया में ब्लीडिंग होने का डर रहता है। तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसके एक्सप्लेनेशन को देखिएगा, समझ में आएगा। वारफरेन इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज इज बाउंड टू प्लाज्मा प्रोटीन। तो वारफरेन जो है उसका 99% ऑफ द पोर्शन प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाउंड होता है, मतलब सिर्फ 1% ही फ्री होता है एक्शन दिखाने के लिए। तो 99% इसका राइट आंसर हो जाएगा, ओके। 48 कर्निक्टरस बिलरुबिन इन इंसेफेलोपैथी रिस्क इन न्यूनेट्स गिव सल्फोनामाइड इज एक्सप्लेन्ड बाई। इसको, ये अच्छा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, इसको समझिए कि छोटे बच्चों में, ठीक है, ये एल्बुमिन प्रोटीन है, छोटे बच्चों में भी होता है। छोटे बच्चों में क्या होता है कि जैसे ही बच्चे पैदा होते हैं तो उसका जो लीवर है प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर पाता है, उसमें बिलरुबिन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा रहता है और बिलरुबिन का मात्रा उसके ब्लड में बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है। और बिलरुबिन एल्बुमिन के साथ बाइंड होकर ब्लड वाले एरिया में ही सर्कुलेट करते रहते हैं। तो मान लो कि कोई ऐसा ड्रग आपने लिया, मान लो कि आपने सल्फोनामाइड ले लिया, ठीक है, बच्चे को आपने सल्फोनामाइड दिया। सल्फोनामाइड जैसे ही ब्लड में लोगे तो ये एल्बुमिन रिप्लेसमेंट कर देता है, मतलब कि जाके सल्फोनामाइड अब एल्बुमिन से जाके बाइंड हो जाएगा और जो हमारे ये जो बिलरुबिन था पिगमेंट वो फ्री हो गया। अब बिलरुबिन क्योंकि फ्री हो गया तो वो ईजिली डिस्ट्रीब्यूट होके हमारे ऐसे ऑर्गन्स के पास पहुँचेंगे जहाँ पे ब्लड का सप्लाई ज़्यादा है, मतलब ब्रेन वाले एरिया में, लीवर में, किडनी में, ठीक है, ऐसे वाले एरिया में। तो जब बिलरुबिन ट्रेवल करके हमारे ब्रेन वाले एरिया में पहुंच जाते हैं, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कर्निक्टरस, और ये बच्चा के ब्रेन के डैमेज कर सकता है, बच्चा के लिए फेटल भी हो सकता है, ठीक है। तो सल्फोनामाइड डायरेक्टली डैमेज द न्यूनेटल ब्रेन, तो ऐसा कुछ नहीं, डायरेक्टली डैमेज नहीं करता है, वो रिप्लेस करके डैमेज करता है। सल्फोनामाइड इंक्रीज बिलरुबिन प्रोडक्शन, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो सिर्फ रिप्लेस करता है। सल्फोनामाइड हैज़ नो इंटरेक्शन विथ बिलरुबिन, तो इंटरेक्शन तो नहीं है, मतलब इंटरेक्शन है, उसको क्या कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। ऑप्शन बी क्या है, सल्फोनामाइड डिस्प्लेस बिलरुबिन फ्रॉम एल्बुमिन बाइंडिंग साइट रिजल्टिंग फ्री बिलरुबिन क्रॉस द इमेच्योर ब्लड ब्रेन बैरियर एंड डिपॉजिट इन द बेसल गैंग्लिया। मतलब कि जो बिलरुबिन है, ठीक है, वो फ्री हो गया क्योंकि जो हमारा जो ड्रग है सल्फोनामाइड वो जाके बाइंड हो गया एल्बुमिन से और बिलरुबिन फ्री हो गया, वो जाके ब्लड ब्रेन बैरियर को एरिया को क्रॉस कर जाएगा और बेसल गैंग्लिया पहुंच जाएगा और वहाँ पे जाके क्या हार्मफुल इफेक्ट दिखाएगा। इसी को बोलते हैं कर्निक्टरस, ठीक है। तो आप इसको एक बार देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 टेट्रासाइक्लिन आर नोन टू बी डिपॉजिटेड प्रीफरेंशियली इन विच टिश्यू कॉजिंग स्टेनिंग एंड इफेक्ट ऑन ग्रोथ। तो इसका क्या मतलब है कि जब आप ड्रग लेते हो, ब्लड जब हमारे ब्लड में ड्रग पहुंचता है, जब डिस्ट्रीब्यूशन की बारी आती है, ड्रग जब डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कुछ ड्रग्स की क्वालिटी होती है कि किसी पार्टिकुलर एरिया में ही जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। जैसे कि अगर मान लो कि आपने आयोडीन लिया है तो आयोडीन जाके हमारे थायराइड वाले एरिया में ही ज़्यादा जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। अगर आप जैसे मान लो क्यूनिन अगर आप लेते हो तो ज़्यादा वो हमारे मेलानिन वाले एरिया में जाके डिस्ट्रीब्यूट होगा। उसी तरीके से अगर आप टेट्रासाइक्लिन ड्रग लेते हो तो वो ज़्यादा हमारे बोन वाले एरिया में जाके या टीथ वाले एरिया में जाके वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वहाँ पे जाके डिपॉजिट होता है, ठीक है। तो उसी का ऑप्शन है, तो एडिपोज टिश्यू में, बोन एंड टीथ में, लीवर में, स्केलेटल में। तो टेट्रासाइक्लिन ज़्यादातर बोन और टीथ में जाके डिपॉजिट होते हैं। यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है, टेट्रासाइक्लिन बोन और टीथ में डिपॉजिट होता है। क्लोरोक्यून हमारे लीवर, स्प्लीन, अदर टिश्यू में, ठीक है। थायोपेंटोन हमारे एडिपोज टिश्यू में जाके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। लेड और जो फ्लोराइड है बोन में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। डिजॉक्सिन जो है वो हमारे स्केलेटल मसल्स में, ठीक है, और कार्डियक मसल्स में जाके डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये आपको कौन सा ड्रग किस एरिया में ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूशन होता है, डिपोजिशन होता है, वो आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 50 द कॉन्सेप्ट ऑफ टिश्यू रिजर्वायर फॉर अ ड्रग इज क्लिनिकली सिग्निफिकेंट बिकॉज। टिश्यू रिजर्वायर का क्या मतलब है, इसको आप लोग थोड़ा सा समझिए।
कि मान लो कि कोई ड्रग हमारे ब्लड वाले एरिया में जाके ब्लड में गया, ठीक है, और वो डिस्ट्रीब्यूट होके किसी पार्टिकुलर ऑर्गन में जाके इस तरीके से जमा हो गया, या पर्टिकुलर टिश्यू में जाके इस तरीके से वो बाइंड करके जमा हो गया। अब ड्रग क्या होता है कि बाइंड करने के बाद अपना एक्शन दिखाने के बाद ड्रग वापस से जाता है, ठीक है, ब्लड वाले एरिया में, फिर वो हमारे लीवर में जाएगा, मेटाबोलाइज होगा, फिर वो यहाँ से मेटाबोलाइज होने के बाद किडनी के थ्रू एलिमिनेट होकर बाहर जाएगा। लेकिन ड्रग क्या होता है कि इस टिश्यू वाले एरिया में जाके बहुत लंबे समय तक डिपॉजिट हो जाता है वापस, मतलब कि इसका मेटाबॉलिज्म ही नहीं होता है और एलिमिनेशन ही नहीं होता है, और इसी को हम लोग बोल देते हैं रिजर्वायर। कुछ समय के बाद, लंबे समय के बाद, 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, या कुछ समय के बाद ये टिश्यू से ड्रग धीरे धीरे रिलीज़ होते रहता है, और धीरे धीरे रिलीज़ होगा तो अपना एक्शन भी दिखाएगा, साइड इफेक्ट भी दिखाएगा, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं टिश्यू रिजर्वायर। ओके, ऑप्शन देखते हैं। इट हैज़ नो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस, तो क्लिनिकल इंपॉर्टेंस है। इट ऑलवेज लीड टू इमीडिएट कंप्लीट एलिमिनेशन ऑफ ड्रग, ऐसा कुछ नहीं है, ड्रग हमारा बिल्कुल जमा हो गया है, एलिमिनेट बहुत देर से होगा। इट ऑलवेज इंक्रीज द ड्रग्स रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म, नहीं, क्योंकि ड्रग हमारा क्या है, छुप गया है, रिजर्व हो गया है। इट कैन प्रोलॉन्ग द ड्रग प्रेजेंस एक्शन इन द बॉडी, इन द टिश्यू बाउंड ड्रग रिलीज बैक इनटू द सर्कुलेशन, कैन इवन कॉज रिसर्जेंस ऑफ ड्रग इफेक्ट ऑन डिलेड टॉक्सिसिटी। मतलब कि जो ड्रग है वो हमारे टिश्यू एरिया में जाकर बाइंड हो गया है, धीरे धीरे रिलीज़ होगा, धीरे धीरे एक्शन दिखाएगा, टॉक्सिसिटी भी दिखा सकता है, और ये हमारे टिश्यू जो कॉन्सेप्ट, जो टिश्यू रिजर्वायर है उससे रिलेटेड ये आंसर हुआ। तो इस तरीके से हमने जो आज का जो टॉपिक था उसके 50 क्वेश्चन को कंप्लीट किया विथ MCQ एक्सप्लेनेशन, और आई थिंक जो ड्रग एब्जॉर्प्शन है, फैक्टर अफेक्टिंग और ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका कॉन्सेप्ट आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इससे जो भी क्वेश्चंस आएंगे आप बिल्कुल 100% कर पाएंगे। तो अगला जो टॉपिक होगा वो हम लोग लेके आएंगे जो हमारा वीडियो नंबर 3 होगा उसमें, क्योंकि हम लोग अगला टॉपिक इस तरीके से अलग अलग जो टॉपिक है KD त्रिपाठी का, उससे हम लोग करते चलेंगे। तो आई थिंक मेटाबॉलिज्म और जो एलिमिनेशन है वो टॉपिक हमारा रहेगा, उससे भी हम लोग लगभग 50 क्वेश्चंस करेंगे MCQ के थ्रू, और उसके कॉन्सेप्ट को करते हुए समझते हुए चलेंगे इसी तरीके से। तो अगर आप बिल्कुल नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, और जो भी आपको डाउट होता है तो कमेंट करके या पर्सनली पूछ सकते हैं। इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ठीक है। और जो भी आपके फ्रेंड जो DI के लिए देख रहे हैं उनको ये शेयर कीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा मिले, उनको भी नॉलेज हो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।